ओके, सो कल जो हमने एंड किया था दैट इज सम सॉर्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज, जो हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज देखी थी। और आप अगर इन टर्मिनोलॉजीज में पक्के हो गए, और अगर आपने वो जो मैंने आपको बुक का एक चार्ट बताया था, अगर आप उसको याद कर लेंगे कि कौन कौन से सिलोमेट्स हैं, सूडो सिलोमेट्स कौन से हैं, और ए सिलोमेट कौन कौन से हैं, तो अगर आप ये इनके जो जनरल करेक्टर हैं वो उस चार्ट में से याद कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने जो कि आपको पहले भी बात बताई थी कि मैं हर फाइलम के आप लोगों के साथ जो करेक्टर डिस्कस करूंगी वो मैं डिस्टिंग्विश फीचर करेक्टर डिस्कस करूंगी। मैं कोई उसके जनरल करेक्टर डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि वो हमने कल की क्लास में हर फाइलम के हम ऑलरेडी देख चुके हैं और हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फाइलम जो है हमारे पास है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को पॉरीफेरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पोर्स बेयरिंग एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है। दैट्स वाई जो पाइलम फॉरी जो पाइलम फॉरी पाइलम फाइलम जो पॉरीफेरा है उसके जो एनिमल्स हैं उनको स्पंजीज कहते हैं। स्पंजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। और फाइलम पॉरीफेरा के सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है ना वो स्पंजिस कहलाते हैं। सबसे सिंपलेस्ट, सबसे कॉमन, सबसे फेमस। ठीक है, तो इस फाइलम को फाइलम पॉरीफेरा में रहने वाले एनिमल्स को स्पंजिस भी कहते हैं। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। पॉरीफेरा का जो वर्ड है वो पोर्स से निकला है। पोर्स का मतलब होता है सुराख, पोर्स का मतलब होता है होल्स। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में होल्स मौजूद होते हैं, दैट टाइप ऑफ एनिमल्स हमारे पास इंक्लूड हैं फाइलम पॉरीफेरा में। और फाइलम पॉरीफेरा को कहा जाता है कि ये सबसे पहला जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिसने आगे एवोल्यूशन की बुनियाद रखी, जो किंगडम एनिमेलिया का सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप का एनिमल है। अगर हम टोटल इस फाइलम में स्पीशीज की बात करते हैं तो फाइलम पॉरीफेरा में जो स्पीशीज की तादाद है वो 5000 स्पीशीज है। ये आप पॉइंट याद रखें, अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर दें, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आप लोगों से ये पॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो अच्छा, किसी भी फाइलम को अगर आपने देखना है ना कि वो फाइलम कितना डाइवर्सिफाइड है, तो आप उसकी नंबर ऑफ स्पीशीज को देखेंगे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज देखेंगे वो उतना बड़ा फाइलम होगा और उतना ज्यादा ही उसकी डाइवर्सिटी मौजूद होगी। और जाहिर सी बात है, जिसमें डाइवर्सिटी होगी उसी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। ठीक है, तो आप समझें कि अब इस बिल्कुल सिंपलेस्ट और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके हम पहले ही बात कर चुके हैं। कोई टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं होती है। इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने ये सिंपल स्पंज का स्ट्रक्चर नजर आया है। स्पंज जो है वो आपको पता है एसिमेट्रिकल है। ठीक है, मैं अभी बता रही इसलिए हूं ताकि हम एक जो है स्टार्ट ले रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे आगे फाइलम पे जाऊंगी मैं इन कॉमन करेक्टर के ऊपर, जनरल करेक्टर पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इसके डिस्टिंग्विश करेक्टर ही डिस्कस करूंगी। ठीक है जी। अच्छा, इनके ऊपर जो पोर्स मौजूद होते हैं ना, क्योंकि ये पोर्स बेयरिंग एनिमल है, राइट, तभी इसको फाइलम पॉरीफेरा का है। यानी कि इसके जितने फाइलम्स होंगे उनके सब में पोर्स मौजूद होंगे। उनकी बॉडी के ऊपर जो पोर्स होते हैं उन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं हम? ऑस्टिया। एक छोटे छोटे होल्स की बात हो रही है और एक बड़ा होल। तो जो बड़ा होल्ड है वो हमारे पास कहलाता है ऑस्क्यूलम, राइट। तो ऑस्क्यूलम इज अ सिंगुलर एंड ऑस्टियम इज अ प्लूरल। तो ऑस्टिया छोटे छोटे पोर्स को हम कह रहे हैं जो उसकी पूरी बॉडी में मौजूद है, और ऑस्कुलम हमारे पास एक बड़ा होल मौजूद है जहां से बंच ऑफ लिक्विड आता है। अब ये क्या होता है कि इसकी बॉडी के अंदर लिक्विड आता है, इसकी बॉडी के अंदर सेल्स मौजूद हैं। कौन से सेल्स मौजूद हैं, उनका क्या काम है, वो तो हम अलग बात में डिस्कस करेंगे। तो ये जो अपनी फूड इंटेक करते हैं ना, आपको कोई माउथ तो इसका नजर नहीं आ रहा ना। नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ सेल है इसके पास मौजूद, इसके पास ना टिश्यू है, ना ऑर्गेन है, ना ऑर्गेन सिस्टम है। तो ये इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को इनऑर्गेनिक डेट्रीवोरस कहलाता है एनिमल्स। यानी कि ये सिर्फ फ्लूइड अंदर लेके जाता है, पानी के अंदर से फ्लूइड अंदर जाता है, उस फ्लूइड के अंदर से जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं सच एज पोटेशियम, सच एज कैल्शियम, सच एज फॉस्फोरस, सच एज नाइट्रोजन, इन तमाम मिनरल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को ग्रोथ करता है। ये इस तरीके से अपना फूड जो है, अपना न्यूट्रिशन जो है वो इनटेक करता है।
ठीक है। तो उसके लिए बड़ा सुराख लाजमी चाहिए, जिससे बंच ऑफ, या आप कह सकते हैं बल्क ऑफ लिक्विड अंदर इनटेक है, और जब लिक्विड इनटेक ऑस्कुलम से होता है और जब रिलीज होता है इसकी बॉडी से बाय डिफ्यूजन ऑस्टियम से रिलीज होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, मैंने अभी बताया सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट का मतलब है अंदर से खाली है, राइट, अंदर से खाली है। तो अंदर इसकी जहां खाली होगी ना, वहां पर यानी कि ये जो इसकी खाली चीज है उसे हम कहेंगे स्पंजोसील। ठीक है जी। क्योंकि इसके सबसे ज्यादा कॉमन हमारे पास स्पंजेस मौजूद हैं, तो ओवरऑल फाइलम पॉलीफेरा के जितने मेंबर्स हैं उनके अंदर की जो बॉडी खाली है, उनके अंदर की जो बॉडी में खाली स्पेस है, उस स्पेस को जिसके अंदर लिक्विड जाता है, उस स्पेस को हमने बोला है स्पंजोसील। ठीक है जी। तो ये कुछ बात थी। इसके अंदर जो सबसे इसका डिस्टिंग्विश करेक्टर है, अच्छा, डिस्टिंग्विश करेक्टर इसका है कि इसके पास होता है कैनाल सिस्टम। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कैनाल सिस्टम? कैनाल सिस्टम का मतलब ये है कि इसके जो अंदर की बॉडी है ना, वो पूरी खाली है या उसके अंदर कुछ लेडर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है या डिवाइड अंदर हुआ है। ठीक है। अंदर की जो डिवीजन है, इस कैविटी के जो अंदर की डिवीजन है, वो हमारे पास कहलाती है कैनाल सिस्टम, राइट। आपको ये बॉडी नजर आ रही है, ये बॉडी है सीसाइल। व्हाट डू यू मीन बाय सीसाइल? सीसाइल मतलब वो बॉडी जो एक जगह पे अटैच रहती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे चल फिर मूव नहीं कर सकती। ठीक है। सीसाइल और मोटाइल का डिफरेंस तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो स्पंजेस हैं ये सीसाइल हैं, ये सिर्फ रॉक्स के साथ, किसी भी कोरल बॉडीज के साथ, किसी भी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो समंदर के अंदर मौजूद होते हैं उनके साथ चिपका हुआ होता है। ठीक है। ये जो है ना सबस्ट्रेटम के साथ ये नीचे अटैच हुआ होता है। तो ये इसका था एक जनरल, इसका मैं स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये बडिंग फॉर्मेशन करता है। ठीक है। आपको पता है ये एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन है, जिसे हम कहते हैं बडिंग। पहले क्या करता है, अपनी यानी कि ये दूसरा अपने ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो करता है, राइट, एनिमल वही होता है जो रिप्रोडक्शन लाजमी करता है। तो यहां पर ये बडिंग के प्रोसेस से करता है रिप्रोडक्शन। बडिंग के प्रोसेस से कैसे रिप्रोडक्शन करता है कि अपने पास पहले बड निकालता है, अपनी बॉडी से एक आउटग्रोथ निकालता है, फिर जब ये बड़ी हो जाती है तो ये उसकी बॉडी से डिटैच कर देता है। एक चीज ये। दूसरी चीज जो इसके साथ एडिशनल चीज है वो ये कि ये जो पॉरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे वो अपनी डैमेज बॉडी को, अपनी इंजर्ड बॉडी को अगेन रिपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर इसकी ये सबस्ट्रेटम कट चुका है तो ये जो बाकी की इसकी जो माइटोटिक इसके जो सेल्स होंगे वो इसको वापस से रिप्रोड्यूस करके, यानी कि रीजनरेशन के प्रोसेस से इस स्पंज को कंप्लीट बना सकते हैं। ठीक है जी। तो पानी अंदर से ऑस्कुलम से एंटर होता है और डिफ्यूज्ड बाहर से होता है, ऑस्टिया से होता है। ब्रांचेस स्ट्रक्चर मौजूद है, बर्ड दिखा दिया है, बर्ड इज अ, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है, और इसके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये शो कर रहा होता है। अब जरा हम बात करते हैं इसके कैनाल सिस्टम की। मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैविटी के अंदर किस तरीके के, बॉडी के अंदर, बॉडी ने अंदर से किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, इसे हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। तो पहले हम यहां पे देख लेते हैं, इसको मैंने आप लोगों को कैनाल सिस्टम से पहले मैं इसके जो इसकी ऊपर की एपिडर्मिस है उसके मैं आपको सेल्स के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आप लोगों को पूरा मैंने इसका यहां पर एलएस सेक्शन लिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को स्पंजोसील भी दिख रही है। यहाँ पे आप लोगों को चैम्बर्स दिख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कैविटी। किस किस किस्म की होती है, कैसी होती है, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अभी हम इसका एक वो देख रहे हैं कि इसकी जो आउटर लेयर है, इन आउटर लेयर को कहते हैं हम मीजोइल सेल्स। ठीक है जी। अब ये मीजोइल सेल कितने किस्म के होते हैं हम उन पे बात करेंगे, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये आपको यहाँ पे कैटेगराइज होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के, 5 to 6 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मौजूद होते हैं। हम कॉमन से स्टार्ट करेंगे, हम उन सेल्स की भी बात करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है जी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पिनाकोसाइट्स, oocytes, पोरोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स, क्वानोसाइट्स एंड लोफोसाइट्स। सो सबसे पहले हम उनकी डिस्कशन कर लेते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। फिर अदर देन टेक्स्ट बुक
मैं आपको दूसरे बोर्ड से भी रिलेटेड करके आप लोगों को बता दूंगी एडिशनल चीज विद रेफरेंस टू एमकैट। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है पिनाकोसाइट्स। पिनाकोसाइट्स वो सेल्स हैं जो इस स्पंज की आउटर लेयर को बनाते हैं, यानी कि आउटर लेयर को कवर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये ऐसे टाइप के सेल्स हैं, आपने पढ़ा है ना द सेल चैप्टर में, पिनोसाइट्स, फैगोसाइट्स एंड पिनोसाइट्स। ठीक है, पिनोसाइट्स कौन से सेल्स थे? जो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फैगोसाइट्स कौन से सेल थे? जो सेल ईटिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहां पर पीना जो वर्ड निकला है ना, वो उसी को कह रहे हैं कि वो जो सेल जो वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसको भी नरिशमेंट के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन रिक्वायरमेंट्स को में हेल्प आउट करने के लिए इसके आउटर लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट्स वाई ये पिनाकोसाइट्स जो हैं, पीना मतलब द वे इनटेक अ लार्ज फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर, और वो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, इनऑर्गेनिक डेब्रीज की फॉर्म में होती हैं। तो पिनाकोसाइट्स का क्या काम है? पिनाकोसाइट्स बेसिकली हमारे पास फ्लैट सेल्स हैं, आपको दिख रहे हैं ये फ्लैट सेल्स हैं। ठीक है जी, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और एपिडर्मिस बना रहे हैं, और उसके साथ साथ ये लार्ज फूड को भी इनटेक करते हैं। दूसरा हमारे पास सेल्स होते हैं जो हमारे पास कहते हैं पोरोसाइट्स। अब आपको दिख रहा है पोर्स मौजूद है, ठीक है, आपको हर पोर्स मौजूद है। तो ये जो हमारे पास ये दरमियान में जो स्पेस है, यहाँ पे जो लेयर बन रही है और यहाँ पे जो लेयर जो सेल्स ने अपने कवर किया हुआ है, दैट सेल्स आर कॉल्ड पोरोसाइट्स। So the function of the porocytes is to control the water through the ostia, यानी कि वाटर एक प्रेशर में होता है ना। अब ऐसा भी नहीं हो कि इतने प्रेशर से वाटर है कि बॉडी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे, राइट। तो एक मखसूस तादाद में वाटर को इनटेक करने के लिए ये जो पोरोसाइट्स हैं, ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पोरोसाइट्स, पोरोस का मतलब है फ्लो, पोरो का मतलब है पोर्स पे जो मौजूद होते हैं, उसके जो सुराख है वहां पे मौजूद होते हैं। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास जो सेल्स मौजूद हैं उन्हें हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। अगर आप एक आउटर थी जिसे हम कह रहे थे पिनोसाइट्स, एक अंदर है जिसे हम कहते हैं क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स के आगे ही, ठीक है, कॉर्नोसाइट्स के आगे ही ब्रश लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है। तो इसका काम क्या है? अंदर जब ऑस्कुलम के अंदर जब वाटर आता है, ठीक है, ऑस्कुलम के अंदर से जब वाटर आता है और जब वाटर की मूवमेंट हो रही होती है, वाटर करंट की मूवमेंट हो रही होती है, फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही होती है, तो उन फूड पार्टिकल्स की मूवमेंट को जनरेट करना या उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो अंदर क्वानोसाइट्स का होता है। यानी कि यहां से तो ब्लड वाटर का फ्लो कंट्रोल हो रहा है ना, लेकिन अंदर जो उसकी स्पंजोसील के अंदर जो कंट्रोल कर रहा होता है वो क्वानोसाइट्स कर रहा होता है। अब आप देखें यहाँ पर ना एक ब्लू कलर से आपको पूरी डायरेक्शन भी दिख रही है वाटर की, किस तरीके से डायरेक्शन हो रही होती है। ठीक है, सो ये डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से होती है कि पहले स्टार्ट होती है नीचे से और फिर वो ऊपर से, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फ्रॉम द ऑस्टिया the water is enter with the help of porocytes, and the porocyte is used to control the water flow, and then फ्रॉम द ऑस्कुलम इट विल बी रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। तो अंदर जब तक मौजूद होता है उसके अंदर बाकी का जो लिक्विड है, वो बाकी का जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब होता है, इसकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है और फिर अपने नरिशमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए इसको इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देती है। अच्छा जी, ये हमारे पास था क्वानोसाइट्स। तो दैट्स मीन पिनोसाइट्स का बिल्कुल अपोजिट क्वानोसाइट्स है। पिनोसाइट इज द आउटर मोस्ट एंड क्वानोसाइट्स इन द इनर मोस्ट। अब हम बात कर लेते हैं एक और लेयर की, दैट इज कॉल्ड द स्पंजोसील, राइट। अच्छा, एक बात आप याद रखिएगा कि बेसिकली यहाँ पर स्पंजोसील बेसिकली ये एक ऐसी होलो कैविटी थी जिसको कवर किया हुआ था क्वानोसाइट्स ने। और क्वानोसाइट्स जो थे, एक हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद था, आपको दिख रहा है हेयर्स लाइक, जिनका काम क्या था? वाटर करंट जनरेट करना और फूड पार्टिकल को फिल्टर करना। ठीक है, क्योंकि वाटर तो इसको चाहिए नहीं, इसको उस वाटर के अंदर से जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो चाहिए। Other than pinocytes, porocytes, quanocytes, the other cells is present that are called amoebocytes. अब इन सेल्स के अंदर की बात हो रही है, अंदर कौन से सेल्स मौजूद हैं? अंदर सेल्स मौजूद है, that is called amoebocytes, and the other one is called sclerocytes. अमीबोसाइट्स आपको वर्ड से पता चल रहा है, जो अमीबा लाइक मौजूद है, जिनका काम क्या है? जो अंदर आया है फ्लूइड वो
एब्जॉर्ब होके इन सेल्स को जाता है, जो कि उनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और बाकी के जो सेल्स हैं, जो यहाँ पर बहुत सारे और सेल्स मौजूद हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। क्योंकि सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो वो लिविंग सेल्स कहलाएंगे, वो अपना काम करेंगे, वो ग्रोथ बढ़ाएंगे, वो और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर उनको सेल्स को नरिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो डेड सेल्स कहलाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। तो अमीबोसाइड्स वो सेल्स हमारे पास हैं जो कि जो इनसे लिया हुआ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बाकी उनको तक पहुंचाता है। उसके अलावा दूसरे सेल्स मौजूद हैं। चूंकि आपको ये बात पता होना चाहिए कि इसकी जो बॉडी है, स्पंजोसील की जो बॉडी है, वो सिलिका से मिलके बनी है। ठीक है, वो किससे मिलके बनी है? सिलिका से मिलके बनी है। अच्छा, अब बेसिकली सिलिका किस फॉर्म में मौजूद है? सिलिका जो जिस फॉर्म में मौजूद है वो हमारे पास एक एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास इसकी जो बॉडी है, स्पंज की जो बॉडी है, उसकी जो वॉल्स हैं, वो वॉल्स किससे मिलके बनी है? वो वॉल्स स्पिक्यूल्स से मिलके बनी है। और स्पिक्यूल्स सिलिशियस इन नेचर भी होती हैं, सिलिका से भी मिलके बनती हैं, कैल्केरियस इन नेचर होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके भी बनती हैं। तो जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी स्केलेटन किससे मिलके बना है? हमारा स्केलेटन कैल्शियम से मिलके बना है ना भाई। हमारी बोन्स में क्या मौजूद है? कैल्शियम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कैल्केरियस हमारी स्केलेटन है। स्पंजिस की बॉडी कैल्केरियस भी हो सकती है, स्पंजिस की बॉडी सिलिकस भी हो सकती है। ये मटेरियल न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं? अगेन ये इस वाटर के इनऑर्गेनिक में से ही लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास ये जो फाइबर्स मौजूद है ना, जो कॉनोसाइट्स के आगे स्ट्रक्चर मौजूद है, जो मैंने बोला था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जो बेसिकली एक वाटर करंट को जनरेट करता है और फिल्टर आउट कर रहा होता है। यानी कि इस कॉनोसाइट्स के ऊपर फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। क्योंकि ये स्पंजेस की बात कर रहे हैं हम, ये ऐसे नेटवर्क है जो स्पंज में मौजूद है। दैट्स व्हाई दिस नेटवर्क इज कॉल्ड स्पंगिन फाइबर्स। तो अगर कोई क्वेश्चन आए पेपर में, सवाल है कि स्पंग फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कॉनोसाइट्स इज द वन विच आर गोइंग टू बी originate and form the spongin fibers। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर की हमारे पास बात थी। इसके अलावा एक और किस्म के सेल्स होते हैं जो हमारे पास कहलाते हैं लोफोसाइट्स या कोलेनोसाइट्स। ये बेसिकली कोलेजन सिक्रीट करते हैं। एक सेकेंड दोबारा बताइएगा कि ये स्पॉन्जो फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? स्पंजिन फाइबर्स ओरिजिनेट क्वानोसाइट से हुए हैं। ठीक है, क्वानोसाइट्स बेस है उसकी, क्वानोसाइट्स ने स्पंजिन फाइबर्स को बनाया है, ओरिजिनेट किया है, जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि आगे जाके वाटर करंट को जनरेट भी करता है और उसको फूड पार्टिकल्स को फिल्टर आउट भी करता है। आपको पता है जहां थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, इसका मतलब वो एक फिल्टरिंग का काम कर रहा है, वो एक वाटर करंट को प्रोडक्शन का काम कर रहा है। ओके, सो इसके अलावा एक और हमारे पास वॉल्स के अंदर एक और भी मटेरियल होता है, कोलेजन। कोलेजन आपको पता है एक हमारे पास इनऑर्गेनिक सिक्रीशन होती है जो कि जिससे इसकी स्केलेटन बनता है। तो सम टाइम कैल्शियम से मिलके भी बनता है, सिलिका से मिलके भी बनता है और कोलेजन से भी मिलके बनता है। ठीक है, तो कौन से सेल्स जो है वो सिलिका से स्पिक्यूल्स जनरेट कर रहे हैं? स्पिक्यूल्स जो ज्यादातर बनते हैं ना बेटा, स्पिक्यूल्स ज्यादातर सिलिका से मिलके बनते हैं, लेकिन सम टाइम स्पिक्यूल की कंपोजिशन में कैल्शियम भी पार्टिसिपेट करता है। राइट, अब आप देख रहे हैं कोलेजन की तो बिल्कुल अलग से स्ट्रक्चर है। कोलेजन बिल्कुल इसी तरीके से एक कंगा लाइक स्ट्रक्चर है और आपको पता है ये तमाम चीजें एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है। यानी कि ये यहां पर कोलेजन, सिलिका, कैल्शियम, ये तीनों साइटोस्केलेटन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं स्पंजेस की वॉल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे इसका वन ऑफ द कह सकते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं इनके जो सेल के फंक्शंस। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो अगर देखें आपसे ना जैसे अगर मैं इन सब फाइलम्स में से बोलूं कि कौन सा एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है, यानी कि वो फाइलम जिसकी स्पीशीज सिर्फ और सिर्फ खारे पानी में मौजूद होती है, तो आप बोलेंगे फाइलम, बगैर सोचे समझे आप टिक लगाएंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा पे। ठीक है, जिसमें जेलीफिश वगैरह आती हैं।
सॉरी स्टारफिश वगैरह आती हैं। लेकिन उसके अलावा जितने भी मेंबर्स हैं, फाइलम पोरीफेरा, नाइडेरिया, मोलुस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये तमाम की तमाम मरीन में भी होती हैं, फ्रेश वाटर में भी होती हैं। ठीक है। फाइलम पोरीफेरा की जहां तक बात है, इसके बहुत सारे मेंबर्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं 75% मेंबर्स मरीन में रहते हैं, लेकिन 25% आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं, जिसमें 150 डिफरेंट टाइप की ऐसी स्पीशीज हैं जो कि फाइलम पोरीफेरा की, जो कि फ्रेश वाटर में भी मौजूद होती हैं, फ्रेश वाटर में भी किसी न किसी सबस्ट्रेट पे अटैच हुई भी होती हैं, सबस्ट्रेटम पे। ये आपको नजर आ रहा है ना, देखिए आप, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो कि सबस्ट्रेटम पे अटैच होने वाला है, राइट। तो दिस इज अ सिंपल बेसिक स्पंज बॉडी प्लेन, और उसके सेल्स की मैंने आप लोगों को बता दी है, स्टार्टिंग फ्रॉम पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, स्क्लेरोसाइट्स, क्वानोसाइट्स एंड कोलेनोसाइट्स। तो ये हमारे पास थे स्ट्रक्चर। अब ये जो फिल्टरिंग का काम कर रहा होता है ना, मैंने आपको बताया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो अगर हम ये कह सकते हैं, इसकी बहुत सारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है जो कि मैं लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूंगी इस मंगोसील की, ठीक है, जो आपकी बुक के अंदर भी नहीं लिखी हुई है। हम कुछ उसके एम कैट के हवाले से जो है ना एडिशनल चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, जो आपके बुक के अंदर भी क्लियर मेंशन हुई है, कि जो एक स्पंजिस की भी जाहिर सी बात है, हर स्ट्रक्चर ना वेरी करता है, छोटे से छोटा भी होता है, बड़े से बड़ा भी होता है। अगर एक स्पंज 10 सेंटीमीटर का है ना, यानी कि आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सही साइज का है, मॉडरेट साइज का है, वो 20 लीटर से भी ज्यादा पानी फिल्टर आउट करता है डेली। और वो फिल्टर आउट लीटर हमें देता है क्या? नहीं, आप लीटर को फिल्टर, वाटर को फिल्टर इसलिए करता है, फिल्टर करने का मतलब ये उसमें से न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को देता है, ठीक है। उसमें से सारे इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं, वो तमाम के तमाम जो हैं वो अपनी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये जो चीज है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखिए जी, मैं आप लोगों से पहले मैंने डिस्कस कर दिया था कैनाल सिस्टम, अंदर से चैम्बर्स, अंदर से जो स्पंजोसील है उसकी क्या डिजाइन है, ठीक है। तो उसकी डिजाइन के लिहाज से स्पंजिस के पास 3 टाइप के कैनाल सिस्टम होते हैं। जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स हैं उनमें 3 टाइप के कैनाल सिस्टम मौजूद रहते हैं, एस्कन टाइप, साइकन टाइप एंड ल्यूकन टाइप। अब आप देखें, ये भी एवोल्यूशन है कि एक ही फाइलम के अंदर डिफरेंट टाइप के कैनाल सिस्टम होना। तो ये चाहिए था ना कि एक है तो सारे में कॉमन हो। तो इसे हम कहते हैं कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फ्रॉम द सिंपलर वन। ये आपको बिल्कुल सिंपलर नजर आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। तो हमारे पास 3 टाइप के स्पंजीज की कैनाल सिस्टम की फॉर्म्स नजर आती हैं। द वन एस्कन, सेकंड साइकन, थर्ड इज ल्यूकन। तो एस्कन जो है वो सिंपली आपको नजर आ रहा है, सिंपली कोई डिवीजन अंदर नहीं हुई है, सिंपली स्पंजोसील खाली है, ठीक है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। ये आप देखो क्वानोसाइट्स, अब तो समझ आ गया ना, क्वानोसाइट्स इनर मोस्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि बाहर से पानी अंदर आता है, इधर से ब्रशेस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, फिल्टर आउट होकर ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। ये हमारे पास है एक्सकन टाइप कैनाल सिस्टम। सेकंड हमारे पास कहलाता है साइकन टाइप। साइकन टाइप हमारे पास यहाँ पर चैम्बर्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है जी। अगर मैं इसे कह रही हूँ ये प्राइमरी है, यानी कि कुछ भी बना हुआ नहीं है, तो मैं इसे कह रही हूँ सेकेंडरी चैम्बर्स, या मॉडिफाइड चैम्बर, या कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ चैम्बर्स, राइट। या फिर मैं इसे रेडियल कैनाल भी कह सकती हूँ, ठीक है। तो यहां पर ये जो कैनाल है, यहां पर इनकी इनकी जो वॉल्स है, अब आप देख रहे हैं, यहां पर तो सिंपली पोर्स थे ना, यहां पर क्या है, पूरी एक दूसरे के साथ अटैच है और दरमियान में होल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। यानी कि दरमियान में मौजूद है, यानी कि इन सेल्स के दरमियान में, ये मैं आप लोगों को माउस नजर आ रहा है, माउस की मूवमेंट नजर आ रही है, ये जो मैं जिन पे पॉइंट कर रही हूँ ना, सेल्स, 2 सेल्स के दरमियान में गैप, 2 सेल्स के दरमियान में पोरोसाइट्स, वहां से अंदर आता है और अंदर से फिर फिल्टर आउट होके यहां से ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास कहलाता है इनकरंट साइफन, ठीक है। 2 टाइप के साइफन होते हैं। साइफन मतलब आप साइफन इसे कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय साइफन? साइफन मीन्स द मूवमेंट ऑफ द जनरेटिंग वाटर करंट। इन करंट साइफन किसे कहेंगे? जो कि वाटर को इनटेक कर रहा है। एक्सकरंट साइफन किसे कहेंगे? जो वाटर को आउट कर रहा है। साइफन क्योंकि पॉरीफेरा है,
स्पंजेस की बात हो रही है, दैट्स वाई साइफन का नाम जो है वो यहाँ पर मैंने एडिशनल आप लोगों को चीजें बताई। इनकरंट और एक्सकरंट ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। तीसरा टाइप का जो हमारे पास कैनाल सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूकन टाइप। अब ल्यूकन टाइप आपको पता है सेकेंडरी से मजीद डिवीजन आ रही है, यानी कि आप कह सकते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी चैम्बर्स पे ये मौजूद होता है। पोर्स हमेशा मौजूद, कॉर्नर साइड्स मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास जो वाटर की मूवमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, पहले आप लोग मूवमेंट देख रहे थे, बाहर से अंदर आता है, यानी कि पोर्स पोरोसाइट से अंदर आता है और ऑस्कुलम से बाहर जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोर्स, यहाँ पर जो इसका पूरा कैनाल सिस्टम है ना वो इस टाइप का कैनाल सिस्टम है कि अगर एक राइट साइड से आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड से भी निकल सकता है, लेफ्ट साइड से आ रहा है तो वो राइट साइड से भी निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो चैम्बर्स में डिवाइड हो चुकी है, राइट। तो यहां पर ये जो इसका एक एक्सकरंट कैनाल है वो ऑस्टिया भी हो सकता है, वो ऑस्कुलम भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है यहां पर एक प्रॉपर तरीके का ऑस्कुलम मौजूद नहीं है। यहां पर इसकी जो पूरी बॉडी है ना, इसकी जो पूरी बॉडी की हम बात कर रहे हैं, इस पूरी बॉडी में ल्यूकन टाइप के अंदर जो ऑस्कुलम है वो दो मौजूद हैं, एक तो ऊपर की तरफ मौजूद है, एक राइट साइड की तरफ मौजूद है। तो यानी कि एक्सकरंट कैनाल जो है, एक्सकरंट मतलब जहां से वाटर निकलेगा बाहर, तो वो यहां से भी निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। और बाकी जो हर, जैसे ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है, इससे सिर्फ अंदर आएगा। ठीक है, और आपको पता अगेन यहाँ पर कॉर्नोसाइट्स की सिर्फ लेबलिंग हुई है, लेकिन आप लोगों को बाकी तमाम और टाइप की लेबलिंग भी यहां पर पता है। ठीक है जी। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर हो गया? लोगों को इसमें बताती चलूं, एक और टर्मिनोलॉजी होती है जो आप लोगों की बुक के अंदर भी क्लियर दिखी हुई है, लेबलिंग के अंदर भी, एपोपाइल्स। ठीक है, APOPYLES। व्हाट डू यू मीन बाय एपोपाइल्स? हो रहा है रिकॉर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय एपोपाइल्स? एपोपाइल्स का मतलब है ये जो आपको ये सेल के अंदर जो इन्वेजिनेशन नजर आ रही है ना, ये देखें ये कैसे फोल्ड हुआ है, फोल्ड, फोल्ड, राइट। तो ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, यहां भी फोल्ड हुआ है, यहां भी फोल्ड हुआ है। तो ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है इन साइकन एंड इन ल्यूकन, जिसमें सेकेंडरी और टर्शियरी चैम्बर्स मौजूद होते हैं, ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपोपाइल्स। तो इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर की वजह से ना एक गैप बन जाता है यहां पर। ठीक है, ये देखो गैप बन गया, एक पूरा इसने यहां पर कैविटी बना दी। तो ये इसके जो ये चैम्बर्स के अंदर डिवीजन है ना, दैट डिवीजन, दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एपोपाइल। तो आप ये एपोपाइल्स की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। द चैम्बर्स विच इज फॉर्म्ड बाय, आप लिखें इसको एपोपाइल, बुक के अंदर ही एपोपाइल के नीचे लिखें, द चैम्बर्स फॉर्म्ड बाय invagination of body wall, invagination of body wall is called apopyle. ठीक है जी। और इस एपोपाइल की वजह से जो अंदर पूरा कैनाल सिस्टम बना है, दैट कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। दैट कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड रेडियल कैनाल, यानी कि वो कैनाल, वो सिस्टम जो कि सरफेस के बिल्कुल करीब है, दैट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। And radial canal formed as a result of apopiles. राइट, तो ये हमारे पास थी एडिशनल टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को ये जो कॉनोसाइट्स के अंदर चैम्बर्स दिख रहे हैं ना भाई, आपको पता है ना, मैंने आप लोगों को यहां पहले भी डायग्राम में बताया है, मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूं।
ये देखें, ये क्वानोसाइट्स क्या राइज कर रहा है, स्पंजोसील फाइबर्स, ठीक है। अब स्पंजोसील फाइबर्स यहां पर भी, ये जो स्पंजोसील फाइबर्स है आपको लग रहा है ना फ्लैजिलेटेड, क्या लग रहा है, फ्लैजिलेटेड। तो यहां पर ये जो कॉनोसाइट चैम्बर बना रहा है, इन चैम्बर्स के एक एक चैम्बर्स के आगे भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। दैट्स वाई इन चैम्बर्स को आप कहेंगे ये भी फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, क्योंकि कॉनोसाइट सेल्स के हमेशा आगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो यहां पर भी क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्टर तो करेगा ना, फिल्टर कौन कर रहा है, फिल्टर तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही कर रहा है। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो फ्लैजिलेटेड है, और आपको पता है व्हाट इज अ फ्लैजिला, फ्लैजिला इज बेसिकली अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहां पर भी कॉनोसाइट्स जो हैं वो कॉनोसाइट्स के आगे फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर मौजूद है। तो आप इसको कॉनोसाइट चैम्बर के अलावा सेकेंड टर्मिनोलॉजी से भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। ओके जी, इज इट क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ चुकी है बात? ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा इसके रिप्रोडक्शन के लिहाज से, ठीक है ना, क्योंकि हर फाइलम में रिप्रोडक्शन को बड़ा डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही होता है जो एक इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी पॉइंट आउट से हमारे पास शो होता है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले कि भाई ये एसेक्सुअल भी शो करते हैं, एसेक्सुअल कैसे शो करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ बडिंग। बडिंग जो मैंने आप लोगों को शुरू में स्ट्रक्चर बताया था कि बर्ड लाइक अपीयरेंस क्रिएट करते हैं, और फिर वो बर्ड पहले तो छोटा होता है, फिर जब वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है देन इट विल बी स्प्लिट आउट फ्रॉम देयर बॉडी। लेकिन यहां पर ये जो अमीबोसाइट्स हैं, ये एक और तरीके के, ये जो अमीबोसाइट्स हैं ना जिनका काम था हर सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, इनका दूसरा काम ये था कि ये हर सेल्स को जो है न्यू सेल्स फॉर्म्ड करते हैं, जिसे हम, जो हमारे पास एक सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में काम करता है। यानी कि ये अमीबोसाइट्स आपको एग सेल्स भी बना के देगा, ये अमीबोसाइट्स आपको स्पर्म सेल्स भी बना के देगा। एक ही स्पंजिस के अंदर कोई स्पंज मेल फीमेल नहीं होता, एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स मौजूद होते हैं। दैट टाइप ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। उस टाइप के एनिमल्स को क्या कहते हैं, हम कहते हैं हर्मा। हर्मा मींस वो एनिमल की बॉडी जिसमें दोनों जो सेक्स सेल्स हैं वो मौजूद हैं, और ये दोनों सेक्स सेल्स कौन ओरिजिनेट कर रहा है, कौन बना रहा है, वो अमीबोसाइट्स ओरिजिनेट कर रहा होता है। तो अमीबोसाइट्स आगे जाके आपके पास दो सेल्स बनाएगा अमीबो, एक कहलाएगा हमारे पास एग सेल्स oocytes, राइट, और दूसरा हमारे पास कहलाएगा स्पर्म सेल्स जो ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेल्स जब ओरिजिनेट हो सकते हैं तो ये अपनी बॉडी के अंदर खुद ही उसको फ्यूज फर्टिलाइज करके रिप्रोड्यूस करके और न्यू ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, यहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है एक्सटर्नल। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्पंज है, हमारे पास दो टाइप के स्पंज मौजूद है। अब ये स्पंज क्या करेगा, अगर इसने स्पर्म सेल्स लेट सपोज बना दिए, तो वो क्या करेगा, ये अपने इस वाटर करंट की वजह से अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब जो इसका नियरर स्पंज होगा, वो उस स्पंज, वो वाला स्पंज भी एग्स लेट सपोज उसने रिलीज किया हुआ है, तो जब अगर वो फर्टिलाइज करेगा तब भी वो न्यू स्पंज को ओरिजिनेट कर सकता है। कहने का मतलब ये दोनों सेक्स इसके अंदर ही बन रहे हैं, सेक्स सेल्स इसके अंदर ही बन रहे हैं, स्पंज की बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं, एग सेल्स भी बन रहे हैं और स्पर्म सेल्स भी बन रहे हैं। अब वो इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अपने गैमीट्स बाहर निकाल देते हैं बाय द रिलीज ऑफ अमीबोसाइट्स ने बना दिए, वाटर करंट से बाहर निकाल दिए, निकालने के बाद फर्टिलाइज हो गए। इसके जो बराबर वाला स्पंज था उसने भी निकाले हुए थे अपने गैमीट्स, तो दोनों फर्टिलाइज हुए, दोनों फ्यूज्ड हुए, जायगोट बनाया और देन उसने एक न्यू इंडिविजुअल में इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डेवलपमेंटल पैटर्न तो इनमें मौजूद है ना, राइट। वो अलग बात है कि इसके अंदर कोई एक मतलब एक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, लेकिन आपको पता है इसमें सेल्स मौजूद हैं जो अपना अपना काम करके इस पूरी बॉडी को चला। ओके, सो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया को सीलेंट्रेटा भी कहते हैं, और सीलेंट्रेटा का मतलब, सीलेंट्रेटा का जो वर्ड है वो सीलोम से निकला है, यानी कि कैविटी से निकला है। तो इसकी जो बॉडी है उसके अंदर बिल्कुल
कैविटी मौजूद होती है जिसे हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये इस कैविटी की वजह से इसे सीलेंट्रॉन और सीलेंट्रेटा ड्राइव्ड हुआ है। तो सीलेंट्रेटा इसका पुराना नाम है, न्यू नाम इसका नाइडेरिया है और निमाटोसाइट है। ठीक है, इसको फाइलम नाइडेरिया भी कह सकते हैं और फाइलम निमाटोसाइट भी कह सकते हैं। अब ये जो नाइडेरिया है, मैं इसका मतलब आप लोगों को कल भी बता चुकी थी। नाइड जो है वो नीडल से निकला है और एरिया का मतलब है कनेक्टेड। तो इसके जो बॉडी की एपिडर्मिस है उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं? टेंटिकल्स। अब टेंटिकल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको नाइडेरिया क्यों कहते हैं, निमाटोसाइट सेल क्या होते हैं, विद द प्रेजेंस ऑफ निमाटोसाइट सेल, देन दैट्स व्हाई इसे फाइलम नाइडेरिया को निमाटोसाइट्स को इंक्लूड करते हैं। अच्छा, अब फाइलम नाइडेरिया में जैसे कि हमने बात की थी कि जब हम पॉरीफेरा की बात कर रहे थे, इन द पॉरीफेरा 5000 स्पीशीज आर प्रेजेंट, इन द नाइडेरिया 9000 स्पीशीज आर प्रेजेंट। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि नाइडोसाइट्स और निमाटोसाइट्स बेसिकली होते क्या हैं। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बड़ा जाना पहचाना से स्ट्रक्चर रखूंगी जिसे हम कहते हैं जेलीफिश। ये जेलीफिश के आप देख रहे हैं आर्म्स, राइट? ये जेलीफिश के आप देख रहे हैं आर्म्स, और इन आर्म्स के साथ आप इसकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर आप ये देख रहे हैं टेंटिकल्स। ठीक है जी। सो टेंटिकल्स बेसिकली वो स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, राइट? अब यही टेंटिकल्स आपको हाइड्रा में भी दिखते हैं। ठीक है जी, ये टेंटिकल्स आपको हाइड्रा में भी दिखते हैं। तो टेंटिकल्स बेसिकली इनके आर्म्स की तरह होते हैं जो कि इनको लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अब अगर मैं इन टेंटिकल्स के सेल्स को देखूं कि टेंटिकल्स के अंदर कौन से सेल्स मौजूद होते हैं, तो बेसिकली टेंटिकल्स के अंदर आपके नाइडोसाइट्स और निमाटोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। ये टेंटिकल का स्ट्रक्चर है, दिस इज अ टेंटिकल। इन टेंटिकल के जो एक्टोडर्म है, दिस इज अ एक्टोडर्म। ठीक है जी, वहां पे आपके एक पूरा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है और इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, स्टिंग सेल्स का मतलब क्या होता है कि जब वो किसी प्रे को अटैच करते हैं किसी दूसरी बॉडी पे, जिसको अटैच करना होता है उस पर अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद उसमें से अपना ये थ्रेड निकालते हैं, ये स्टिंग उसको चुबाते हैं। स्टिंग चुबाने के बाद ये अपना कुछ लिक्विड उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वो कुछ सम टाइम्स के लिए वो जो सामने वाली बॉडी है वो सुन हो जाती है। ठीक है, तो ये अपने आप को बचाने के लिए भी करते हैं और ये फूड के लिए भी करते हैं। जिसको जो फूड इनटेक जब इन्होंने करना होता है तो ये फूड इनटेक के लिए भी इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसकी बॉडी वॉल की किस तरीके से स्ट्रक्चर है और उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो हमारे पास कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारे कैप्सूल लाइक सेल्स मौजूद होते हैं। कैप्सूल लाइक सेल्स के अंदर ये जो हमारे पास ये थ्रेड था ये फोल्ड हुआ हुआ अंदर रहता है, हमेशा बाहर नहीं। स्टिंग जो होते हैं ना, ये जो स्टिंग है ये हमेशा बाहर नहीं होती है, ये अंदर होती है। लेकिन जब इसने बाहर आना होता है तो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से ये इसकी यानी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये, और ये बॉडी से बाहर आता है थ्रेड्स के थ्रू, और उसके बाद आने के बाद ये जो बाहर की ये जो पॉइंटेड नीडल है, ये पॉइंटेड नीडल सामने वाले जो बॉडी है उस पे उसको जाके ये अटैक करती है और एज अ रिजल्ट उसको पैरालाइज कर देती है। उसकी बॉडी को क्या करती है, उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देती है। यानी कि यहाँ पर बेसिकली जो ट्रिगर कर रहा है, क्या ट्रिगर का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म आया, अब ये कोऑर्डिनेशन इनकी भी होती है ना, नर्वस कोऑर्डिनेशन। हालांकि इसके पास प्रॉपर टाइप का नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पास नर्व सेल्स मौजूद हैं जिनको पता होता है कि उन्होंने क्या बॉडी के अंदर किस तरीके की केमिकल चेंजेस आ रही हैं, या कोई प्रे या प्रीडेटर आ रहा है तो उसको बचना है या उसको खाना है, क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नाइडोसीस होते हैं, ये नाइडोसाइट्स जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली सेंस का काम करते हैं। सेंस करने के बाद यहां से इसका जो लिड होती है, लिड, ये दैट इज कॉल्ड ओपरक्यूलम।
ठीक है जी, ये लिड बंद होती है। लेकिन जब कोई सामने प्रे आता है, प्रीडेटर आता है, ये लिड ओपन होती है। लिड ओपन होने के बाद ये जो बार्ब है ये थ्रेड के थ्रू बाहर आता है और उसके बाद ये इस नीडल से सामने वाले ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है और उसको पैरालाइज कुछ टाइम के लिए कर देता है। इतनी जो इसकी स्ट्रक्चर की डिटेल है वो आपकी बुक के अंदर भी डिस्क्राइब नहीं की हुई, लेकिन आपको बेसिकली इसका फिनोमिना, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि क्यों इसको फाइलम नाइडेरिया बोला हुआ है। ठीक है, सिर्फ इसकी इसी खसूसियत की वजह से ये जो उसको नीडल लाइक स्ट्रक्चर निकालता है और उससे जो है सामने वाले प्रीडेटर को अटैक करता है, दैट्स वाई इसे हम फाइलम नाइडेरिया में इंक्लूड करते हैं। ये तो बेसिकली इसका, ये नाइडोसाइट्स और निमाटोसाइट्स जो हैं वो इनके सेल्स के मैंने आप लोगों को इसकी डिटेल बताई है। तो नाइडोसाइट्स किसे कहते हैं? ये जो पूरा हमारे पास सेल दिख रहा है ना, ये पूरा कैप्सूल लाइक सेल, ये पूरा सेल को हम कहते हैं नाइडोसाइट। ठीक है, इसको नाइडोसाइट भी कहते हैं, इसको निमाटोसाइट भी कहते हैं। निमाटोसाइट्स क्यों कहते हैं? निमाटोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और ये पॉइंटेड नीडल निकालता है, राइट। और नाइडोसाइट्स और निमाटोसाइट्स एक ही का नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि नाइडोसाइट्स और निमाटोसाइट्स कोई अलग अलग सेल्स हैं, भाई ये एक ही टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, तो नाइडोसाइट्स भी इसे कहते हैं और निमाटोसाइट्स भी कहते हैं। कहां मौजूद है? इट इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द टेंटिकल्स। टेंटिकल के एपिडर्मस में, यानी कि जो एक्टोडर्म सेल्स में मौजूद है, वहां पे ये जो नाइडोसाइट्स और निमाटोसाइट्स है ये सेल अरेंज हुए हुए होते हैं और ये अपने उसमें से निकालते हैं स्ट्रक्चर, पॉइंटेड स्ट्रक्चर, और उस पॉइंटेड स्ट्रक्चर से सामने वाले ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज कर देते हैं। अच्छा, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है, मैं कोई इसकी डिप्लो ट्रिप्लो और सीलोमेट, ए सीलोमेट उसमें नहीं जा रही, प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम में नहीं जा रही, क्योंकि ऑलरेडी वो हम कवर कर चुके हैं। मैं जो आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ही डिस्कस करूंगी। तो अब हम आ जाते हैं इसका थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की साइड पे। ये दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करता है फाइलम नाइडेरिया, जैसे फाइलम पॉलीफेरा कर रहा था। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली बडिंग के थ्रू करता है। आपको पता है बडिंग प्रोसेस का, के बॉडी के साथ एक बड बनाता है, वो मैच्योर होता है, देन वो डिस्कार्ड हो जाता है, बॉडी से अलग हो जाता है। तो ये जो हाइड्रा है, आपने हमेशा से एग्जांपल सुनी हुई हाइड्रा, ये जो हाइड्रा है इसमें आप लोगों को बेहतरीन एग्जांपल मिलती है किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल ज्यादातर हमारे पास हाइड्रा दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। अब जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे ना, आपने ये बात याद रखनी है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे वो कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे वो सिंगल फॉर्म में रहेंगे। कल भी मैंने बताया था फाइलम नाइडेरिया के कुछ मेंबर्स कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं, कुछ मेंबर्स सिंगल भी रहते हैं। तो जो सिंगल रहते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एसेक्सुअल में बडिंग करते हैं, और जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं वो हमारे पास, वो बेसिकली हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमीट्स बनाते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी ने कहा जाता है वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास सिंगल फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी की फॉर्म में नहीं रहते, उन्हें हम कहते हैं पॉलिप्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मेड्यूसा। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो पॉलिप्स और मेड्यूसा को जो मेन डिफरेंस आप लोगों के सामने दिखने में मिलता है, वो हमारे पास पॉलिप्स दिखने में मिलता है हाइड्रा में। हाइड्रा मैं साइंटिफिक नेम की ही बात कर रही हूँ। दूसरा जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा कॉलोनी की फॉर्म में ये जेलीफिश रहती हैं, और जेलीफिश में, जेलीफिश का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम कहते हैं ओबीलिया। लिख लें आप लोग, OBELIA। तो ओबीलिया जो है वो बेसिकली जेलीफिश का साइंटिफिक नेम है। ओबीलिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जेलीफिश। कॉलोनी की यूनिट कहलाती है हमारे पास ज़ॉइड्स। एक कॉलोनी है, जैसे नेवल कॉलोनी है पूरी, जिसमें सारे नेवी के लोग रहते हैं, तो एक कॉलोनी को हम, एक यूनिट ऑफ कॉलोनी को हम कह रहे हैं ज़ॉइड्स। ठीक है, अब वो ज़ॉइड्स यानी यूनिट ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड ज़ॉइड्स, ये बात भी याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को तीन चीजें बताई, एक मैंने आपको पॉलिप्स का बताया, एक मैंने आपको मेड्यूसा का बताया, इनकी मैंने कॉमन एग्जांपल बता दी है। पॉलिप्स में एग्जांपल हमारे पास आती है हाइड्रा की, मेड्यूला में हमारे पास आती है जेलीफिश की। अब
हम जरा डिफरेंस देख लेते हैं पॉलिप्स और मेड्यूसा में। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूं कि ये जो पॉलिप्स है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, राइट, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है हाइड्रा की। मेड्यूसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये जाके गैमीट्स बनाते हैं। हाइड्रा, आपको पता है हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है, यानी कि ये करेक्टर जो हाइड्रा का है ये आप पीछे से आ रहा है पॉरीफेरा से, यानी कि ये एवोल्यूशनरी लिंक जो है हाइड्रा का इस तरीके से सबस्ट्रेट के साथ चिपक के रहना, ये बताता है कि ये इवॉल्व हुआ है फ्रॉम पॉरीफेरा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारे पास सीसाइल है, एक जगह पे अटैच रहता है, मूव नहीं कर सकता, जो मेड्यूसा है वो मोटाइल है, दे कैन शो अ फ्री मूविंग, राइट, फ्री मोशन वो शो करता है, फ्री स्विमिंग करता है, जहां उसने जाना होता है वहां ये जाता है। आप स्ट्रक्चर देखने, जितने भी पॉलिप्स होंगे वो सिलेंड्रिकल शेप के होंगे, जितने भी मेड्यूसा होंगे वो अम्ब्रेला शेप के होंगे, और आपको अम्ब्रेला शेप में ओबिलिया दिखता है, राइट। अब हम जितनी उसकी बात करेंगे वो हम बेसिकली रिलेटेड विद, अब हम बात करेंगे कि उनका फंक्शंस के लिहाज से वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बात बोली थी कि अगर एक पॉलिप्स होगा तो वो भी ज़ॉइड है, अगर एक मेड्यूसा होगा तो वो भी ज़ॉइड है। व्हाट डू यू मीन बाय ज़ॉइड? ज़ॉइड इज द यूनिट ऑफ कॉलोनी, लिख दें आप लोग, द यूनिट ऑफ कॉलोनी आर कॉल्ड ज़ॉइड्स। ठीक है, the unit of colony are coids. So there are two types of zoids. The one is called polyps and the other is called medusa. वो कॉलोनी जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ फीडिंग करने का, ठीक है, फीडिंग करने का, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन की तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंगल सिंगल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका काम कोई भी मतलब मिलके एज सच करने वाला नहीं है रिप्रोडक्शन के लिहाज से, यानी कि जितने भी पॉलिप्स के मेंबर होंगे उनमें अगर मैं बोलूं हाइड्रा, बहुत सारे हाइड्रा हैं, तो उन बहुत सारे हाइड्रो का काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फीडिंग मटेरियल को इकट्ठा करना और अपने सब मेंबर्स को फीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करना। ठीक है, तो पॉलिप्स जो हैं वो बेसिकली कहलाते हैं फीडिंग ज़ॉइड्स। ये भी लिख दीजिएगा आप लोग साथ में कि पॉलिप्स जो हैं दैट आर फीडिंग ज़ॉइड्स, और जो मेड्यूसा है वो हमारे पास कहलाता है रिप्रोडक्टिव ज़ॉइड्स। रिप्रोडक्टिव ज़ॉइड्स का मतलब क्या है, क्योंकि वो आगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि कुछ मेंबर्स उसके जो हैं वो हमारे पास ऐसे मेंबर्स होंगे जो कि एग सेल्स बनाएंगे, और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जो कि स्पर्म सेल्स बनाएंगे, स्पर्म गैमीट्स बनाएंगे। तो पॉलिप्स में चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है तो ये तो सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा बाय द हेल्प ऑफ बडिंग, लेकिन जो मेड्यूसा है उसकी जो पूरी कॉलोनी है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन करेगी। ठीक है, अब इसी को अगर हम लेते हुए हम आगे चलते हैं तो यहां पे आप अगर रिप्रोडक्शन का देख लें, ये पॉलिप्स का तो बिल्कुल अलग है भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक टर्मिनोलॉजी होती है जो हमारे पास कहलाया जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि कभी वो जब उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर देता है, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, और अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो वो एसेक्सुअली भी प्रोड्यूस करेगा। तो आप लोग इस बात से याद रखिएगा हमेशा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में भी हो सकती है, यानी कि अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हो, प्रॉपर फूड ना मिल रहा हो, प्रॉपर वाटर विद मिनरल्स ना मिल रहे हो, तब भी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लेगा। लेकिन हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए क्योंकि गैमीट्स बन रहे होते हैं तो उनके लिए जरूरी होता है कि आप जो हैं दो काम करें। ठीक है, एक तो आपको एनवायरनमेंट फेवरेबल चाहिए, दूसरी चीज ये है कि आप एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा तभी आप स्पर्म्स और एग्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है इससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि पॉलिप्स जो हैं वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन समटाइम्स पॉलिप्स जो हैं वो एग्स और स्पर्म्स भी बनाना शुरू कर देते हैं। कब एग्स और स्पर्म बनाना शुरू करते हैं कि जब पॉलिप्स को फेवरेबल
टाइप की कंडीशंस नजर आती हैं, यानी फाइलम नाइडेरिया के जो मेंबर हैं वो दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन शो कर देते हैं। अब पॉलिप्स मोस्टली कौन सी करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो एग्स और स्पर्म्स भी बना देता है और वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करके पॉलिप्स दोबारा बना देता है। और जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो आपको पता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मकसद ये होता है कि जब ये एग्स और स्पर्म फर्टिलाइज होगा तो ये फ्री स्विमिंग लार्वा बनाएगा, और इस फ्री स्विमिंग लार्वा को हम कहेंगे प्लैन्यूला लार्वा। कल जो मैंने आप लोगों को लार्वा का नाम बताया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, जी फाइलम पॉरीफेरा के लार्वा का क्या नाम था, कौन बताएगा भाई? एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला, वेरी गुड। और दूसरा मैंने आप लोगों को नाम बताया है, दैट इज, यस एलिफियर इज राइट, दूसरा मैंने आप लोगों को नाम बताया है प्लैन्यूला लार्वा। ठीक है, लार्वा कब बनता है? लार्वा एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है। तो पॉलिप्स ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और सम टाइम विद द एडिशन ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है और एग्स और स्पर्म बनाना शुरू कर देता है अपनी सेम बॉडी के अंदर। ठीक है, और जब वो सेम बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करता है, यानी कि वो उसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर दो भी बना सकता है और दो अलग अलग बॉडी के अंदर भी डिफरेंट चीजें बना सकता है। तो जब ये दो चीजों को फर्टिलाइज करता है, एज अ रिजल्ट ये एक फ्री स्विमिंग लार्वा बनाता है, दैट फ्री स्विमिंग लार्वा इज कॉल्ड प्लैन्यूला लार्वा। इज इट क्लियर? तो पॉलिप्स जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली करते हैं, लेकिन सम टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो ऑल्टर प्रोसेस दिखाता है ना, ये कि एक एनिमल जो है वो दोनों टाइप का प्रोसेस दिखा रहा है, दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये हम कहते हैं दो टाइप की लाइफ साइकिल शो करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं मेड्यूसा पे। वैसे तो मेड्यूसा क्या कर रहा होता है, सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा होता है एग्स और स्पर्म्स। ठीक है, एग्स स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है और फिर फ्री स्विमिंग लार्वा अगेन बनाता है, दैट इज कॉल्ड प्लैन्यूला लार्वा। और फिर प्लैन्यूला लार्वा से अगेन मेड्यूसा, अगर एक ओबीलिया का प्लैन्यूला लार्वा है तो डेफिनेटली वो ओबीलिया में ही कन्वर्ट होगा। बस उसका लार्वा का नाम याद रखना है कि लार्वा जो है ना वो प्लैन्यूला लार्वा है। ठीक है, और जो प्लैन्यूला लार्वा है वो भी फ्री स्विमिंग है। हमेशा लार्वा के ऊपर ना टेंटिकल्स दिखते हैं। इस टेंटिकल्स का मतलब है, ये फ्लैजिला होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है कि ये स्विम कर सकता है। पॉलिप्स क्या है? पॉलिप्स एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहने वाला एनिमल है। प्लैन्यूला क्या है? प्लैन्यूला फ्री स्विमिंग लार्वा है, बिल्कुल ऐसी तरीके से जैसे एम्फीब्लास्टुला फ्री स्विमिंग लार्वा था। तो ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है। मेड्यूसा में अगर हम ओबीलिया की एग्जांपल ले रहे हैं, जेलीफिश की एग्जांपल ले रहे हैं, वो एग्स और स्पर्म्स बनाते हैं। एग्स स्पर्म्स बनाने के बाद वो जब फर्टिलाइज करते हैं, ज़ायगोट बनाते हैं, उसके बाद प्लैन्यूला लार्वा एंड देन अगेन कन्वर्टेड इनटू अ अडल्ट ओबीलिया। लेकिन समटाइम्स इन द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, एंड दैट एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेड्यूसा इन द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंट और फेवरेबल कंडीशन, ये वाइस वर्सा जो इसकी कंडीशन होती है कि एसेक्सुअली भी दिखा रहा है और सेक्सुअली भी दिखा रहा है, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो अब आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा जी, पॉली का मतलब मैनी, ठीक है, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी वाइज की हम बात कर रहे हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलिप्स है ना और ये जो मेड्यूसा है, यानी कि डिफरेंट जॉइड्स, मैनी जॉइड्स एक कॉलोनी में रहें और एक कॉलोनी में रह के काम आपस में बांट लें, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अगेन बताती हूं, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है बहुत सारे नाइडेरियंस, बहुत सारे नाइडेरियन से मुराद है बहुत सारी जॉइड्स। एक कॉलोनी को हम कह रहे थे ना जॉइड, जैसे लेट्स सपोज पॉलिप्स की थी तो हम कह रहे थे वो एक जॉइड है, मेड्यूसा की थी वो कह रही हूं मैं दूसरा जॉइड है। अगर मैं ये बोलूं पॉलिप्स और मेड्यूसा, क्योंकि जॉइड जो है उसमें दोनों कैटेगरीज आ रही थी ना, पॉलिप्स भी आ रहे थे मेड्यूसा भी आ रही थी। अगर मैं बोलूं ये पॉलिप्स और मेड्यूसा मिलके एक बड़ी कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है, उस बड़ी कॉलोनी में वो लोग क्या करेंगे, सारे आपस में काम डिवाइड कर लेंगे कि भाई तुम्हारा काम है फीड करना, फीडिंग
का मसला लेना, यानी कि फीडिंग तलाश करना, ठीक है। तुम्हारा काम है डिफेंस प्रोवाइड करना, तुम्हारा काम है रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनाना। तो अगर एक कॉलोनी जिसके अंदर पॉलिप्स भी हो, मेड्यूसा भी हो, तो ऐसी कॉलोनी को, ऐसी ऐसी क्या बोलेंगे आप, ऐसी हाइब्रिड कॉलोनी को आप बोलेंगे हाइड्रोजोन कॉलोनीज, ठीक है। ऐसी हाइब्रिड कॉलोनी जिनके अंदर पॉलिप्स भी मौजूद हैं, मेड्यूसा भी मौजूद हैं, इन दोनों कॉलोनी को, इन दोनों को आपने मिला दिया जॉइड को, और एक एक कॉलोनी बन गई, ये एक एरिया में रह रहे हैं, देन दिस कॉलोनी इज कॉल्ड हाइड्रोजोन। इनमें क्या होता है, इनमें दो से ज्यादा स्पीशीज एक साथ रह रही हैं। भाई हाइड्रा अलग स्पीशीज है, जेली फिश अलग स्पीशीज है, ओबीलिया अलग स्पीशीज है, फाइसेलिया अलग स्पीशीज है। तो ये बेसिकली सब ने, ये देख लें आप लोगों को यहां पर दिख रहा है कि सब एक जगह पे आके अटैच हो गए, एक जगह पे आके रह रहे हैं, एक जगह पे एक एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है। इस एरिया कवर करने के बाद इन्होंने अपने जो है, यानी कि ये आप कह सकते हैं ये इन्होंने मॉडिफाइड किया है, यानी कि कह सकते हैं कि इनके पास ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि हमारी बॉडी में भी यही हो रहा होता है ना, कुछ हमारा जो माउथ है वो फीडिंग के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है, डिफेंस हमें डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, राइट। गैमीट्स बनाने का काम गोनेट्स का होता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर ये जो काम करते हैं, यहाँ एक 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 जो बेसिकली एवोल्यूशनरी हमें दिखता है कि एक एनिमल जो है वो अब मिल के कर रहा है, और इन्होंने काम अपने आप डिवाइड कर दिए हैं। तो वो जॉइड्स, वो मेंबर्स जिनका काम फीडिंग का होता है, जिनका काम सिर्फ क्या होता है, फीडिंग करना, फीडिंग लेना, फीडिंग इकट्ठा करना, ठीक है, उन जॉइड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रोजॉइड्स। वो जॉइड्स जिनका काम डिफेंस प्रोवाइड करना, ताकि कोई जो है प्रीडेटर उन पे आके अटैक ना करे, ठीक है, वो काम कौन कर रहा होता है, वो डिफेंस प्रोवाइड कौन कर रहा होता है, डेक्टाइलोजॉइड्स। और वो जॉइड्स जिनका काम रिप्रोडक्शन में होता है, जो आगे जाके मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स बना रहे होते हैं और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, दैट टाइप ऑफ जॉइड्स इज कॉल्ड गोनोजॉइड्स। सो एक ऐसी अब कॉलोनी बन चुकी है जिसमें जिस कॉलोनी को मैं हाइड्रोजोन कॉलोनी कह रही हूँ या हाइड्रॉइड कॉलोनी कह रही हूँ, जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के पॉलिप्स भी मौजूद हैं, मेड्यूसा भी मौजूद हैं, दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये पॉलीमॉर्फिज्म की टर्मिनोलॉजी है। यहां तक किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछे, क्योंकि मैं इसकी आगे एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। ठीक है, मुझे बताओ मैकेनिज्म समझ में आ गया सबको? ओके, सो एक और एग्जाम्पल जो है वो हमें दिखती है इन फाइसेलिया। फाइसेलिया आपकी बुक के अंदर स्पेशल डायग्राम भी बनी हुई है। फाइसेलिया जो दिखने में लगती है ना, वो लिखती है जेलीफिश। मैं आपको बता चुकी हूँ जेलीफिश अलग है। जेलीफिश का जो साइंटिफिक नेम है वो है ओबिलिया। ये जो है ये हमारे पास है फाइसेलिया। फाइसेलिया का पता है क्या नाम है? फाइसेलिया का कॉमन नेम है मैन ऑफ वार, MANOFWAR। ठीक है, मैन ऑफ वार। अगर कोई आपसे पूछे फाइसेलिया की क्लासिफिकेशन क्या है, तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम नाइडेरिया, क्लास हाइड्रोजोआ। ठीक है, क्योंकि इनको जो है ना, जब मैं आपको इनकी फाइलोजेनी बताऊंगी, फाइलोजेनी का मतलब ये है कि इनकी जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताऊंगी, तो हाइड्रोजोआ वो देखो, मैंने हाइड्रोजॉइड कॉलोनी बताई थी ना, इसी से वर्ड निकला हाइड्रोजोआ, तो इनको अलग क्लास में डाल दिया। ऐसे एनिमल्स जो दोनों कॉलोनी में रहते हैं, यानी पॉलिप्स और मेड्यूसा मिलके रहते हैं, दैट इंक्लूड इन क्लास हाइड्रोजोआ। तो इसकी क्लास क्या हुई? इसकी क्लास हुई हाइड्रोजोआ। अगेन बता रही हूं, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम नाइडेरिया, क्लास हाइड्रोजोआ, एंड हमारे पास जीनस क्या हुआ? फाइसेलिया। क्योंकि आप फैमिली में नहीं जा रहे, आप ऑर्डर में नहीं जा रहे। ठीक है, मैं बताने में तो मैं बता दूंगी, राइट, फैमिली भी मैं बता दूंगी। फैमिली जो इसकी होती है ना, वो बेसिकली इसी जैसे फाइसेलिया है ना, तो फाइसेलियसी होती है, यानी कि फाइसेलियडी या फाइसेलियसी, CAE एंड में लगा दो। खास तौर पे जो जैसे एनिमल का कोई भी नाम है ना, लेट सपोज अगर मैं बोल रही हूँ फाइसेलिया,
तो फाइसेलिया इसका अगर जीनस नेम है तो इसका फैमिली जो नेम है वो फाइसेलिया, और CAE एंड में लगा दो तो उसकी फैमिली बन जाती है। इतना तो खैर नहीं पूछा जाता क्योंकि ये तो उसमें आ जाती है चीजें, क्लासिफिकेशन नहीं है इतनी, बस आपको एज सच देखो, आपको किंगडम फाइलम क्लास तक पता होनी चाहिए क्योंकि ये आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ओबिलिया है, हमारे पास जो फाइसेलिया है, फाइसेलिया का कॉमन नेम मैंने आपको क्या बताया, फाइसेलिया का जो कॉमन नेम है वो है मैन ऑफ वार, आप इसको नीचे लिख सकते हैं। फाइसेलिया एक इंडिविजुअल नहीं है बल्कि एक कॉलोनी है, ठीक है। उसमें आपको ऐसी कॉलोनी दिख रही है जिसमें मेडूसा भी अटैच, मेडूसा ऊपर अटैच है, पॉलिप्स नीचे अटैच है, तो उन्होंने बिल्कुल एक कॉलोनी बना दी है। तो उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऐसे और ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें गैस्ट्रोजॉइड से लेबल किया हुआ है, यानी कि वो पार्ट्स, वो एरियाज, वो जॉइड सिर्फ फीडिंग का काम करेंगे। फीडिंग कैसे करेंगे? फीडिंग वाटर को फिल्टर आउट नहीं करेंगे बल्कि प्रे को मार के लेंगे, ठीक है। फूड इनटेक वहां से करेंगे, पैरालाइज करके प्रे को लेंगे। तो इसका मतलब वहां पर हमारे पास जो सेल्स मौजूद होंगे वो नाइडोसाइड्स भी मौजूद हो सकते हैं। डेक्टाइलोजॉइड्स डिफेंस का काम करेगा। डिफेंस का मतलब ये है कि कोई भी, ताकि इसको कोई प्रेडेट आके ना कर दे, ठीक है। तो जो बड़ी फिशेस होती है ना, जैसे वेल और शार्क्स, या हम बहुत सारी बोनी फिशेस की बात करें, बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो इन चीजों को खाती हैं, इन कॉलोनीज को, क्यों, ठीक है। तो उससे बचने के लिए भी ये अपने टेंटिकल को यूज करती हैं और उनको पैरालाइज करती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की स्पेलिंग किन ऑर्गेनिज्म की मैंने फाइसेलिया बताइए, PHYSALIA, ठीक है। फाइसेलिया है, बुक के अंदर मेंशन है, उसके नीचे आप लोगों ने सिर्फ लिख देना है मैन ऑफ वार। कॉमन नेम बोलते हैं मैन ऑफ वार, और फाइसेलिया कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये एक कॉलोनी की फॉर्म है, ओके, ठीक है जी। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज इनके पार्ट्स में लेबलिंग हुई हुई है। कुछ पार्ट्स जो फीडिंग का काम कर रहे हैं, कुछ पार्ट डिफेंस का काम कर रहे हैं, टेंटिकल से प्रे को जो सामने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर देते हैं, पैरालाइज कर देते हैं, और कुछ गोनेड्स बनाते हैं, यानी कि गैम्यूट्स बना रहे होते हैं और गोनोजॉइड्स का काम कर रहे होते हैं। तो एक ही कॉलोनी में पॉलिप्स भी मौजूद हैं, मेड्यूसा भी मौजूद हैं। दैट्स वाई हम इस मैकेनिज्म को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इज इट क्लियर? अब आ जाओ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, कॉरल रीफ्स, ठीक है। कॉरल और कॉरल रीफ्स, अब क्या होता है कि समटाइम्स ये जो कॉलोनी थी ना, कॉलोनी, ये कॉलोनी क्योंकि बड़ी हो गई, बड़ी जगह पे इसने कर दी है, आप ही कह सकते हैं बहुत बड़ी जगह। अब इसने क्या किया, इसने कुछ केमिकल सिक्रीट करना शुरू किए। जब ये कुछ केमिकल सिक्रीट करना शुरू किया, अब इसने सिक्रीट करने के बाद ना अपनी वो जगह हार्ड, ठीक है, हार्ड और प्रोटेक्टेड जगह उसने अपनी बना दी, यानी कि एक, और उसने जो सिक्रीट किया वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट किया। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो थोड़ा सा एक ऐसा स्केलेटन प्रोवाइड करता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि कॉलोनी थी जिसने लिक्विड सिक्रीट किए, और लिक्विड सिक्रीट करने के बाद और वहां पे कुछ एनिमल डिकम्पोज हुए, और डिकम्पोज होने के बाद इन्होंने एक उसको शेप दे दी, उन्हें हम कहते हैं कॉरल्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉरल्स। और अगर ये बहुत बड़ी है, ठीक है, उसने एक बहुत बड़ी कॉरल्स, तो थोड़े को कहेंगे, थोड़े स्पेस को कवरिंग को कहेंगे, और अगर ये बहुत एरिया में कवर कर दिया इसने तो हम इसे कहेंगे कॉरल रीफ्स। कॉरल रीफ्स डिपेंड करती है कि एनिमल ने कितनी सिक्रीशन की है केमिकल्स की, और वो केमिकल्स की सिक्रीशन करता रहेगा तो वो बड़ी बड़ी वो एक हैबिटेट बनाता जाएगा, और वो हैबिटेट बहुत वेरी करते हैं। सबसे बड़ा जो कॉरल रीफ मौजूद है ना वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, कॉरल रीफ, और वो हमारे पास कहलाता है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा भाई, ये जो कॉरल रीफ्स होते हैं ना ये बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, राइट। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, किस तरीके से ये काम करते हैं? कॉरल रीफ्स का बहुत सारे फंक्शन है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है। पहली चीज कि ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं एनिमल को। दूसरी चीज, ये बहुत सारे ऐसे पत्थर बना देते हैं जो ज्वेलरी के लिए यूज होते हैं और डेकोरेटिव पर्पज के लिए यूज होते हैं,
ठीक है। तीसरी चीज, कुछ एनिमल्स पिगमेंटेड केमिकल सिक्रीट करते हैं, रेड कलर होगा तो वो रेड कॉरल बना देगा, ग्रीन होगा तो ग्रीन कलर बना देगा। उससे क्या होता है, उस कॉरल से फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और रेड कलर को अगर हम उर्दू में बोले तो मरजान नाम का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आप लोगों को कोरल रीफ्स का बता रही थी। बेसिकली जो कोरल कोरल रीफ्स होती हैं वो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जॉइड्स है वो खुद सिक्रीट करता है, और जब वो केमिकल सिक्रीशन करता है तो वो कभी कभी पिगमेंट सिक्रीशन भी कर देता है, यानी कि सिक्रीशन केमिकल्स की हो रही है, उसमें अगर रेड पिगमेंट्स है तो वो रेड कॉरल्स बना देता है, ग्रीन पिगमेंट्स है तो ग्रीन कॉरल्स बना देता है। तो क्योंकि कॉलोनी में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो हर ऑर्गेनिज्म सिक्रीशन कर रहा है, दैट्स वाई ये एक कंप्लीटली एक जो रीफ बनाएगा, एक पूरी स्पेस कवर करेगा, एक पूरा हैबिटेट बनाएगा, वो एक कलर्ड हैबिटेट होगा। आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखा है, यहां पर हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री में भी आप लोगों ने बड़े बड़े कोरल रीफ्स देखे हैं जिनमें बहुत सारे डिफरेंट कलर। आप यहां देख लें, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल ये जो है वो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मैंने दिखाई, ये थोड़ा सा पार्ट दिखाया, आप ये देखते जा रहे हैं, यहां से स्टार्ट हुआ है वो जाता जा रहा है आगे, ठीक है। अब ये ऐसी एनिमल्स ने अपने अराउंड सिक्रीशन कर दी कि एक सुरंग टाइप भी बन गई है। तो अब इस सुरंग के ये इस पूरे इन्वायरमेंट में आके स्टारफिश भी अटैच हो जाती है, ठीक है, या पॉरीफेरा वाले भी आके अटैच हो जाते हैं, क्योंकि पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, स्पंजेस हैं, उन्हें तो सबस्ट्रेटम चाहिए, तो ये तो सबस्ट्रेटम प्रोवाइड कर रहा है ना, सॉलिड सॉलिड रॉक्स बना रहा है ये। तो यहाँ और अंदर जो है फिशेस भी मूव कर रही होती हैं, फिशेस भी इधर आती हैं खाने पीने के लिए। तो बेसिकली ये एक हैबिटेट प्रोवाइड कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत सारा एक ही कोरल रीफ जो है ना बड़े लेवल पे हैबिटेट प्रोवाइड करता है फॉर मरीन स्पीशीज। जाहिर सी बात है ये कोरल रीफ्स, हम मरीन एनवायरनमेंट की ही बात कर रहे हैं। फ्रेश वाटर में एज सच कोरल रीफ्स मौजूद नहीं होते, ज्यादातर ये जो कोरल रीफ्स बनाते हैं वो मरीन फिशेस बनाती हैं। ओके जी, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूं, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बेसिकली 100 ऑफ माइल्स, ओवर 100 ऑफ माइल्स तक ये फैला हुआ है, राइट। इतनी बड़ी रीफ्स वहां पर जॉइड्स ने बनाई है, क्योंकि ये जो सिक्रीशन केमिकल्स की सिक्रीशन की वजह से एक पत्थरनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इससे ज्वेलरी के तौर पे, डेकोरेटिव आइटम्स के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। जैसे रेड कलर्स बहुत ज्यादा कॉमन है और महंगा भी है, जिसे मरजान कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो कॉरल्स हैं इनको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनसे मेडिसिन भी ली जाती हैं, यानी कि ये मेडिकल पर्पस के लिए भी कॉरल से यूज किया जाता है। तो इसकी बहुत सारी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स की बहुत ज्यादा है। अब हम आ जाते हैं आहिस्ता इसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे और इसकी फाइलोजेनी पे। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों को पहले ये बात बताई थी कि जब हम फाइलम पॉरीफेरा के डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं था। यहां पर जो नर्वस सिस्टम की सबसे पहली दिखने में मिलती है वो दिखता है कि नर्व नेट मौजूद है। नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट। पूरी जो फाइलम नाइडेरिया के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर एक फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि उनको सिंपल नर्वस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना भी प्रीडेटर को सेंस करना, प्रे को पे अटैक करना, किसी से डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, ये नर्व नेट के थ्रू इनको सिग्नल्स मिलते हैं और इनके टेंटिकल्स अपने नाइडोसाइट्स को निकालते हैं और उसमें से नीडल लाइक स्ट्रक्चर से अपने प्रे को पैरालाइज करते हैं या फिर प्रीडेटर को पैरालाइज करते हैं। तो बेसिकली नर्व नेट की अपीयरेंस सबसे पहले, यानी पोलली डेवलप नर्वस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइलम नाइडेरिया में देखने को मिला, ठीक है। अब हम जरा आ जाते हैं कि इसकी जो मेन फाइलोजेनी की क्लासिफिकेशन है वो किन बेस के ऊपर है। मैंने आप लोगों को बताई थी कि फाइलम नाइडेरिया, जी आप में से मुझे कोई बताए कि फाइलम नाइडेरिया डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है? यस, कौन बताएगा? फाइलम नाइडेरिया इज ए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म? फाइलम नाइडेरिया इज बेसिकली अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? बिटवीन द आउटर एंड एक्टोडर्म मेसोग्लिया इज प्रेजेंट, राइट। तो सम टाइम क्या होता है कि ये जो मेसोग्लिया है, मेसोग्लिया हमारे पास, हमें पता है मेसोग्लिया एक जेली लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक ऐसी थिन जेली लाइक और नॉन सेल्यूलर लेयर मौजूद है दैट आर प्रेजेंट बिटवीन
एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये जो मिजोग्लिया है ये बेसिकली लिक्विडी है, तो ये बेसिकली नाइडेरिया को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपको पता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ वो वाला स्केलेटन होता है जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की वजह से एक फ्रेजाइल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की जो ओरिजिनेशन है वो इस मिजोग्लिया ने बुनियाद रखी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की। ये एक चीज मैंने आप लोगों को बतानी थी। बाकी आप लोगों को पता है अंदर की पूरी जो है वो कैविटी मौजूद है। उस कैविटी को हमने सिलेंट्रॉन भी कहा था। इंटायर होलो कैविटी मौजूद, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है। कोई फाइलम पॉरीफेरा में कोई भी माउथ की अपीयरेंस या एनस की अपीयरेंस नहीं थी। इनके पास एक ओपनिंग होती है जो माउथ के तौर पे भी एक्ट करती है और एनस के तौर पे भी एक्ट करती है, राइट। जेलीफिश में अगर हम देखें तो यहां पर भी माउथ और एनस के तौर पे हमारे पास एक्ट करती है। तो ये जो एडेप्टेशन है वो नाइडेरिया में दिखती है। पहली एडेप्टेशन डिप्लोब्लास्टिक, प्रेजेंस ऑफ मेसोग्लिया फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। दूसरा प्रेजेंस ऑफ माउथ। तीसरा प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, राइट। अब आ जाएं आप, और चौथी प्रेजेंस ऑफ पोअरली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, जो कि यहां पर हमारे पास एग्जांपल हमें दी हुई सी अनीमोन की। अच्छा जी, ये जो सी अनीमोन है इट्स ऑल्सो अ मेंबर ऑफ फाइलम नाइडेरिया, ये इसका कॉमन नेम है। सी अनीमून क्या है? सी अनीमून इसका कॉमन नेम है। किसका कॉमन नेम है सी अनीमून? सी अनीमून अगर कॉमन नेम है तो सी अनीमून का साइंटिफिक नेम क्या है? एक्टिनिएरिया। लिख लें आप इसको। सी अनीमून का साइंटिफिक नेम है एक्टिनिएरिया, ACTINIARIA। मैम ACT जी एक्टी। मैम ये जो यस, कोरल रीफ्स हैं इनमें ये कलर्स कैसे आते हैं? देखो ये तो केमिकल्स सिक्रीट कर रहे हैं ना, केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं। तो जब केमिकल्स वो सिक्रीट करते हैं ना तो उन केमिकल्स में पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो केमिकल सिक्रीट पिगमेंट्स की वजह से करते हैं। अब वो उनकी पिगमेंटेशन, केमिकल्स के अंदर पिगमेंट कैसे आती है? उनकी फीडिंग से, मिनरल से जो वो इनटेक कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी वो चीज इनटेक करेंगे तो उनकी बॉडी के अंदर वो पिगमेंट्स, अगर जाहिर सी बात है कि एनिमल सिक्रीट कर रहा है लिक्विड और उसने जो खाया हुआ होगा उसके फीडिंग हैबिटेट की वजह से वो कलर्ड जो है, उसका जो केमिकल वो सिक्रीट कर रहा है तो उसके अंदर वो कलर की अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो कोरल रीफ्स हैं वो ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो, हर ऑरेंज, हर किस्म के आपको जो है वो रीफ्स कलरेशन दिखती है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन जो होती है ना उसकी, उसके अंदर पिगमेंट्स आ जाते हैं, कलरेशंस आ जाते हैं, कुछ कलर्ड के पिगमेंट्स आते हैं। दैट्स व्हाई कोरल रीफ्स शो कलरेशन विद द हेल्प ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, राइट। सी एनीमून का सबने साइंटिफिक नेम लिख दिया, मैंने आप लोगों की चैट पे भी लिख दिया है। एक्टिनिएरिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी एनीमून। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास एक और नाम दिया हुआ है ऑरेलिया। ऑरेलिया भी आपको दिख रही है ना, जेलीफिश लाइक है, लेकिन ये जेलीफिश ट्रू जेलीफिश नहीं है। ऑरेलिया का कॉमन नेम लिखे मून जेली, MOON, मून जेली, ठीक है जी। तो ये मैंने आप लोगों को एडेप्टेशन बता दी, नर्व नेट की एडेप्टेशन, मिजोग्लिया की एडेप्टेशन, मेजोग्लिया की वजह से। किसका नाम है? मून जेली ऑरेलिया का नाम है, AURELIA। आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई ऑरेलिया की। तो ऑरेलिया अलग है, ओबेलिया अलग है, ठीक है। ओबेलिया का कॉमन नेम जेलीफिश है, ऑरेलिया जेलीफिश की तरह दिखती है लेकिन क्योंकि उसकी मॉर्फोलॉजी में बहुत सारे डिफरेंस है तो ऑरेलिया अलग है। ऑरेलिया का जो कॉमन नेम है वो है मून जेली, MOONJELLY, ठीक है। और सी एनीमून का मैंने आपको बता दिया एक्टिनिएरिया। अब आ जाएं आप इसकी फाइलोजेनी पे। दिस इज अ फाइलोजेनी ऑफ
फाइलम नाइडेरिया, ये अगेन मैंने ये जो फाइलोजेनीज की निकाली है वो हिकमैन की बुक से निकाली है, और मैं कल भी बता चुकी थी कि हिकमैन इनवर्टिब्रेट ज़ूलॉजी की सबसे फेमस इंटरनेशनल बुक है जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगी, सारी चीजें डेफिनेटली नहीं बताऊंगी, आप लोगों के लेवल की जो चीजें हैं वो चीजें आपको बताऊंगी। देखिए ये फाइलोजेनी सेम स्टार्ट हुई हुई है, आपको पता है रेडियली सिमेट्रिकल है, निमाटोसिट्स मौजूद है, प्लेन्यूला लार्वा मौजूद है, सिलेंट्रोट मौजूद है, सिलेंट्रोन कैविटी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी उसे कह रहे हैं, माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल मौजूद है, सब सेम था। ठीक है, फिर आगे जाके यहां पे इसने पॉलीपॉइड बॉडीज बनाना शुरू की। ठीक है, पॉलीपॉइड्स बॉडी कौन सी थी, जिन्हें हम कहते हैं ऐसी बॉडीज जिनके अंदर कॉलोनीज हैं जॉइड्स की, पॉलिप्स भी मौजूद हैं और मेड्यूसा भी मौजूद हैं। तो वो क्लास जिसमें पॉलिप्स भी मौजूद हैं, मेड्यूसा भी मौजूद हैं और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, दैट इंक्लूड इन क्लास हाइड्रोजोआ। ठीक है, तो ये कहां पे इंक्लूड हुआ, ये इंक्लूड हो गया क्लास हाइड्रोजोआ में। और क्लास हाइड्रोजोआ में जो हमें एग्जाम्पल मिलती है वो फाइसेलिया की मिलती है। ठीक है, और फाइसेलिया का मैंने आप लोगों को कॉमन नेम क्या बताया था जी, मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज द कॉमन नेम? मैन ऑफ वॉर। ठीक है, तो आपको यहां दिख गया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, क्योंकि पोर्टुगीज के लोगों ने सबसे पहले, वहां के साइंटिस्ट ने उनको ये किया था तो उन्होंने पोर्टुगीज लिख दिया। खैर मैन ऑफ वॉर कहते हैं इसे। ठीक है जी, और मैं आपको इसको बताती चलूं कि इसको मैन ऑफ वार क्यों कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसे मैन ऑफ वार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ज्यादातर ये जो ओबिलिया की कॉलोनी है ना, ये ह्यूमन बॉडी पे अगर अटैक करती है ना तो ह्यूमन बॉडी पूरी पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, ये अगर कोई डाइवर है, कोई डाइविंग कर रहा है, तो डाइविंग में भी किसी जैसे कोई भी रिसर्च के लिए कोई अगर डाइव करता है, अंडर सी वाटर जाता है, तो ये क्या करते थे, ये जो फाइसेलिया है ये बेसिकली अपने टेंटिकल से ह्यूमन बॉडी, इसके पास एबिलिटी है, इसके इतने हार्मफुल केमिकल्स हैं कि ये कुछ टाइम के लिए ह्यूमन बॉडी को सुन कर देता है, पैरालाइज कर देता है उस एरिया को। लेट सपोज अगर फाइसेलिया ने हाथ पे काटा है ना अपने टेंटिकल से, तो हाथ सुन हो जाएगा, राइट? तो दैट्स वाई से मैन ऑफ वार भी कहते हैं। ठीक है, वही कैरेक्टर जो जेलीफिश का एक कैरेक्टर होता है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ये लाइनेज अलग चली गई। ठीक है, यहां पर अलग चली गई और ये क्लास जो है हाइड्रोजोआ में कन्वर्ट हो गया। कुछ फाइलम नाइडेरिया के मेंबर्स में हमें दिखने में मिलता है कि ये जो पॉलिप्स हमारे पास है ना वो रिड्यूस हो गए, यानी कि ये क्या है, पॉलिप मेड्यूसा दोनों मौजूद हैं। लेकिन कुछ जॉइड्स ऐसे हैं जो अकेले मेड्यूसा की फॉर्म में भी रहते हैं, है ना भाई, मेड्यूसा फॉर्म में भी रहते हैं। मेड्यूसा का मतलब क्या है, फ्री स्विमिंग, शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल ऑफ मेड्यूसा शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास मिलती है ऑरेलिया, ठीक है, या ओबिलिया। तो यहां पर जब, यानी कि यहां पर पॉलिप्स रिड्यूस हो गए और लॉस्ट हो गए। जब पॉलिप्स लॉस्ट और रिड्यूस हो गए तो यहां पे जो अपीयरेंस हुई वो क्लास स्काइफोजोआ की हुई। ठीक है, तो स्काइफोजोआ में प्रीडोमिनेंटली मेड्यूसा मौजूद है। अब अगली क्लास आई एंथोजोआ। अब एंथोजोआ में क्या हुआ कि एंथोजोआ में मेड्यूसा लॉस्ट हो गया और पॉलिप्स प्रीडोमिनेंट हो गया, यानी कि यहां पे दोनों था, पॉलिप्स भी था, मेड्यूसा भी था। इसके बाद कुछ ऐसी क्लास है जिनमें जो सिर्फ मेड्यूसा दिखाया और बहुत सारे ऐसे एनिमल थे जो सिर्फ पॉलिप्स की फॉर्म में रहे। तो जो पॉलिप्स की फॉर्म में रहे उनको अलग क्लास में डाल दिया, यानी कि यहाँ मेड्यूसा लॉस्ट हो गया, यहाँ पॉलिप्स लॉस्ट हो गया। तो पॉलिप्स जो लॉस्ट हुआ उन्हें डाल दिया क्लास स्काइफोजोआ में, और जब मेड्यूसा लॉस्ट हुआ तो उन्हें डाल दिया एंथोजोआ में। समझ आ गई यहां पर? तो यहां पर मेड्यूसा प्रीडोमिनेंट है, यहां पर पॉलिप्स प्रीडोमिनेंट है, और यहां पर दोनों है। यहां पर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सी एनीमून की। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा हम एक और चीज की बात करते हैं। ये जो तीनों क्लासें हैं ना, मैं अच्छा क्यूबोजोआ और हाइड्रोजोआ की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, ट्रैकलाइन लाइक हाइड्रोजोआ में इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके उससे हटके है। आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ पे।
ये जो हमारे पास हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ, इनमें 3 और चेंजेस भी आ रही हैं मिजोग्लिया की कंपोजिशन की, ठीक है, क्योंकि मिजोग्लिया तीनों में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। एंथोजोआ में ये जो मिजोग्लिया होगा ना, मिजोग्लिया इज द लेयर, इज अ लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो मिजोग्लिया है ना, ये फाइब्रस है। अक्सर मेजोग्लिया क्या होते हैं, वो जेली लाइक होते हैं। यहां पर जो मेजोग्लिया फाइब्रस बनी, तो दैट्स वाई ये एंथोजोआ के बहुत सारे मेंबर्स में हमने ये देखा कि जो मेजोग्लिया थी वो थी फाइब्रस। अब आज जो स्काइफोजोआ और हाइड्रोजोआ में दोनों मेजोग्लिया जेली लाइक मौजूद है, ठीक है। हाइड्रोजोआ में जो मेजोग्लिया है वो नॉन सेल्यूलर है, और स्काइफोजोआ में जो मेजोग्लिया मौजूद है वो सेल्यूलर है। अक्सर औकात मेजोग्लिया नॉन सेल्यूलर ही होती है, ठीक है, वो सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी भी आगे जाके कोई भी सेल्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि वो डेड जेली लाइक स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजोआ में, क्योंकि हाइड्रोजोआ में पॉलिप्स भी मौजूद थे, मेड्यूजा भी मौजूद थे, तो इनकी जो हमारे पास मेजोग्लिया थी वो नॉन सेल्यूलर थी, जेली लाइक जो होती है, जो कि एक आप कह सकते हैं एक हायर फाइलम नाइडेरिया की एक करैक्टर है। लेकिन स्काइफोजोआ में ये जो मेजोग्लिया थी ना, ये सेल्यूलर थी। सेल्यूलर का मतलब से क्या मुराद है कि मेजोग्लिया में सेल्स मौजूद थे जो जिनमें डिफरेंशिएट होने की एबिलिटी थी। तो यहां पर भी हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है कि अब देखो मेजोग्लिया पहले नॉन सेल्यूलर थी, अब वो मेजोग्लिया सेल्यूलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, और अब हो सकता है कि आगे जो नया फाइलम बने उसमें मेजोग्लिया मीजोडर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो समझ आ रही है आप लोगों को ये कैसे एवोल्यूशनरी जा रही है। मेजोग्लिया वैसे नॉन सेल्यूलर है, लेकिन यहां पे फाइलम नाइडेरिया के कुछ मेंबर्स ने मेजोग्लिया को सेल्यूलर दिखाया। और कहा यह जाता है, साइंटिस्ट ये बिलीव रखते हैं कि जो मीजोडर्म बनती है ना ट्रिब्लोब्लास्टिक में, मीजोडर्म बनती है जो ट्रिब्लोब्लास्टिक में, वो पहले वो ड्राइव्ड या ओरिजिनेट हुआ है मिजोग्लिया सेल्यूलर से, ठीक है। तो यहां पर भी हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनी ऑर्गेनिज्म की दिखने में मिलती है। इज इट क्लियर भाई, यहां तक समझ आ गया? तो डाइजेशन ये किस तरीके से करते हैं, आखिरी बात बोल के हम फाइलम नाइडेरिया को एंड करते हैं। डाइजेशन कैसे कर रहे होते हैं भाई ये डाइजेशन, इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है, सिंगल ओपनिंग है, माउथ भी वही है, एनस भी वही है। ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। ये इसकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है, ठीक है। इनके पास कोई रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, लेकिन इनके पास नर्वस सिस्टम मौजूद है जो कि नर्व नेट की फॉर्म में है, ठीक है। फाइलम नाइडेरिया जो है उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई, कोरल रीव्स हैं। कोरल रीव्स की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि अगर आपको ये मौजूद है कि ये शैलो वाटर में रीफ्स मौजूद हैं, तो जो वाटर के अंदर सुनामी और वाटर के अंदर वो जो तमाम साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती है ना, उनको ये सेटल डाउन कर देता है, थमा देता है। तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक ये भी है, ठीक है। तो जो शैलो वाटर होते हैं, ओपन वाटर होते हैं, ओपन वाटर से तो ये ना कभी भी फ्लड आ जाएगा, सुनामी जितनी भी हो, साइक्लोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो डैमेज ना कर दे, तो उस साइक्लोनिक एक्टिविटीज को थोड़ा लोअर डाउन, उसके प्रेशर को थोड़ा कम करने में कोरल रीफ्स करता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हमारे प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो इसकी एक इंपॉर्टेंस ये भी है। उसके अलावा कोरल रीफ्स में ही ज्वेलरी बना सकते हैं आप, इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में जरूरी नहीं है सिर्फ आप पॉजिटिव चीज की बात करें, आप नेगेटिव चीज को भी इसकी इकोनॉमिक या इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस एक ये भी है कि भाई ये पैरालाइज कर देता है। इसके ये जो स्टिंग सेल्स है ना, इसके ये जो स्टिंग सेल्स थे ये पॉइजनस हैं, ठीक है। ये पॉइजन डालते हैं और सामने वाले ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज कर देते हैं, जिसमें ऑरेलिया, ओबेलिया, सी अनीमून की एग्जांपल आती है, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द फाइलोजेनी ऑफ फाइलम नाइडेरिया। यहां तक सबको फाइलम नाइडेरिया क्लियर हो चुका है? मैम ये क्यूबोजोआ कौन सी क्लास है, क्यूबोजोआ नहीं सुना मैंने। क्यूबोजोआ मैंने बताई ही नहीं, क्यूबोजोआ स्काइफोजोआ से ही ड्राइव्ड हुई है, ठीक है, ठीक है। अब ये जैसे क्यूब, आपको पता है ना मेड्यूसा कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक,
लेकिन कुछ मेड्यूसा ऐसे थे जो बॉक्स लाइक भी बना रहे थे, क्यूब लाइक, क्यूब, तो उससे क्यूबोजोआ कहलाता है। ठीक है, जोआ का मतलब एनिमल, मूव करने वाला, क्यूबो मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये आप लोगों के उसका नहीं था तो मैंने इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया था, राइट। तो ये चलो बता दिया मैंने। क्यूबोजोआ वो जो कुछ ऐसे मेड्यूसा थे जो आपको पता है ना, जेलीफिश की स्ट्रक्चर अम्ब्रेला लाइक होती है, लेकिन कुछ थे जो बॉक्स लाइक अपीयरेंस दिखा रहे थे। तो बॉक्स लाइक अपीयरेंस की वजह से इनको अलग सब क्लास में डाल दिया और उस सब क्लास का नाम रख दे क्यूबोजोआ। क्लास से जो न्यू क्लास बनती है ना उसे सब क्लास कहते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर हमारे पास फाइलम नाइडेरिया एंड हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट अपना फाइलम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। अब आप देखते रहिएगा, पुराने वाले फाइलम से जैसे जैसे न्यू फाइलम आगे बढ़ता जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है ऑर्गेनिज्म में, राइट। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के सारे मेंबर्स फ्री लिविंग है, इधर से उधर मूव कर सकते हैं, कोई ऐसा एनिमल नहीं है जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो। तो पहली तो यहां पर एवोल्यूशनरी आपको चेंजेस नजर आ गई। ठीक है जी, क्या चेंज है? फाइलम पॉरीफेरा में भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच थे कुछ मैक्सिमम, और फाइलम नाइडेरिया में भी कुछ अटैच थे। यहां पर जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फ्री लिविंग का मतलब है इधर से उधर मूव कर सकता है, मोटाइल है। अच्छा जी, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को प्लेटीहेलमिन्थस क्यों कहते हैं, और इसे इसका कॉमन नेम है फ्लैटवॉर्म्स। फ्लैटवॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सली और वेंट्रली चिपटे हुए होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होते हैं, यानी कि ऊपर की साइड से नीचे की साइड से, जैसे शूज का सोल होता है बिल्कुल उसी तरीके से चिपटा होता है बिल्कुल। ठीक है, फ्लैट सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं प्लेटीहेलमिन्थस। अब प्लेटीहेलमिन्थस क्योंकि फाइलम नाइडेरिया डिप्लो था, ये ट्रिप्लो है, तो ये एक और इसकी इंपॉर्टेंस आ गई कि भाई ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। और फाइलम नाइडेरिया रेडियल सिमेट्री था, और फाइलम पॉरीफेरा क्या था, एसिमेट्री था। ये जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है ये बायलेटरल सिमेट्री, आप इसको ऊपर से काटें, ठीक है, बायलेटरली आप उसे लेटरल साइड से आप उसे काटें तो ये बिल्कुल हूबहू मिरर इमेज शो करेगा। सीलोम एब्सेंट है, ई सीलोमेट है, ठीक है जी, ए सिलोमेट है। ये तो वो थे जो जनरल कैरेक्टर थे। अब थोड़े हम आ जाते हैं डिस्टिंग्विश कैरेक्टर पे। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है, इसके ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म है वो पैरासाइट्स हैं। ठीक है, और आपको पता है पैरासाइट्स आर दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से फीड लेते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात। दूसरी चीज, कोई भी किस्म का एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइडेरिया में मौजूद नहीं था। यहां पर एक एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका मौजूद है, उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। तो इसको प्रो क्यों कहते हैं? प्रो का मतलब होता है पुराना, फॉल्स, एंशंट। ठीक है जी, और नेफ्रेडिया कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। अब इनका जो प्रोटोनेफ्रिडिया है वो सेल्स पे कंसिस्ट करता है, उन्हें हम कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं फ्लेम सेल। फ्लेम सेल्स का अगर आप देख लें, लेबलिंग भी पूछी जा सकती है इसके पेपर के अंदर एमसीक्यूज की फॉर्म में। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सीलिया इज प्रेजेंट फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर जो अंदर जाता है इसके अंदर। ठीक है, फ्लूइड को फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो क्योंकि फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर है, दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं फ्लेम सेल्स। यहां पर रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, जैसे नाइडेरिया में एब्सेंट था। यहां पर क्या हुआ, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस ने क्या की कि यहां पर इसने अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम इवॉल्व कर दिया। ठीक है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम नाइडेरिया में बिल्कुल एब्सेंट था। राइट, समझ में आ गई बात? इसके अलावा यहां पर अपीयरेंस ऑफ आईज दिख गई भाई। अब यहां पे कह सकते हैं आप ऑर्गन लाइक ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखी, आईज। ठीक है, उसके अलावा आपको फेरिंग्स दिखे। फेरिंग्स इज बेसिकली द स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू टेक पार्ट इन द फॉर एक्सक्रीटरी पर्पस। ठीक है, और ये अच्छा, ये माउथ भी है, ये स्कैनस भी है, यहीं से जाएगी चीज लिक्विड और यहीं से बाहर आएगी, तो ये ओपनिंग है। ठीक है, फेरिंग्स एक ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब के सबसे आगे है इसकी ओपनिंग और इससे अंदर जाएगा, तो इसका माउथ भी सेम है, एनस भी सेम है। उसके अलावा यहां पर इसके मजीद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो गोनेड्स पे कंसिस्ट करता है। गोनेड्स
ये मोनोशियस हमारे पास मोस्ट ऑफ द जो हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अच्छा रिप्रोडक्शन, अच्छा मैं सेक्सुअल से पहले आप लोगों को ये बताती चलूं कि प्लेटिहेलमिन्थस भी दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। इसका रिप्रोडक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, ठीक है। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअली कैसे करता है? एसेक्सुअली फिजन से करता है, ठीक है। फिजन का मतलब क्या होता है? अपने आप को ब्रेक डाउन करता है, जिसे कहते हैं बाइनरी फिजन। ब्रेक डाउन करता है और हर पार्ट न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है जी। और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअली कैसे करेगा? मोनोशियस की फॉर्म में। व्हाट डू यू मीन बाय मोनो? मोनो मतलब सेम, एक बॉडी एक गोनेड्स प्रोड्यूस कर रही है, फीमेल अलग मेल अलग, ठीक है। डायोशियस का मतलब होता है कि एक ही बॉडी है जिसमें डाई गोनेड्स, दो गोनेड्स मौजूद हैं। एक फ्लैट फॉर्म में एक मौजूद है गोनेड्स जिसका काम है एक्सेल्स बनाना या फिर मेल गैमीट्स बनाना, ठीक है जी। ये तो बात हमारे पास हो गई इसकी। और मैं अगर फ्लेम सेल्स को भी मजीद आप लोगों को दिखाऊं, इसको ही स्ट्रक्चर को मैंने इसकी लेबलिंग निकाल ली क्योंकि ये आ सकती है पेपर में। आप देखें शुरू में जो इसका फ्लेम लाइक ऊपर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज अ सूडोपोडिया। व्हाई इट्स कॉल्ड अ सूडोपोडिया? बिकॉज इट्स अ इररेगुलर इन शेप, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिर यहां पर हमें ये जो दरमियान में इसकी लेबलिंग नहीं हुई, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे मौजूद हैं स्ट्रक्चर, दैट इज अ ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल इज अ प्रोटोनेफ्रीडिया, राइट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहां पर एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स मौजूद है जिनका काम क्या है? एक्सिस में जो ये फिल्टर आउट कर रहा है सीलिया, उनको यहाँ पे स्टोर करके रखना और एट द टाइम ऑफ एक्सक्रीशन उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। फिर यहाँ पर बेजल ग्रैन्यूल्स भी मौजूद हैं, और अगर आप छोटे देखें तो छोटे सेल्स मौजूद है, दैट इज कॉल्ड बेजल ग्रैन्यूल्स। देन वी हैव अ साइटोप्लाज्म इन दिस ग्रैन्यूल्स। देन आपके पास यहाँ पर सीलिया स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे हम सीलिया स्ट्रक्चर मौजूद है, राइट, जिससे हम कह सकते हैं सीलियरी टफ ट्यूब्यूल्स, राइट। ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, सीलिया मौजूद है, राइट। और हमारे पास ये जो इसके अंदर हमारे पास जो लिक्विड मौजूद है, दैट इज कॉल्ड सेल ल्यूमिन, ठीक है जी। तो ये फ्लेम सेल का थोड़ा सा, ये भी मैंने स्ट्रक्चर जो है हिकमैन से निकाला था, तो आप लोग इसके मेन पार्ट्स दे सकते हैं। सूडोपोडिया पता होना चाहिए, न्यूक्लियस पता होना चाहिए, सेल ल्यूमिन पता होना चाहिए, सीलियरी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। और बेसल ग्रैन्यूल और एक्सक्रीट ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन, ये एडिशनल याद रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, फ्लूइड की लाइफ साइकिल को दो टर्मिनोलॉजी से बताया गया है, मोनोजेनिक, डायजेनिक। एक वो फ्लूइड जो एक होस्ट पे अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है, उसे हम कहते हैं मोनोजेनिक। डायजेनिक मतलब एक से दूसरे होस्ट में जाता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूं। लेट सपोज प्लैटीहेलमिन्थस का एक मेंबर है, उसने अटैक किया फिश को, फिश इन्फेक्टेड हो गई। अब लेट सपोज वो फिश ह्यूमन ने खाई। पहला होस्ट कौन हुआ? फिश। दूसरा होस्ट कौन हुआ? ह्यूमन। अब उसने जो फिशेस को इन्फेक्ट किया था, वही पैरासाइट जब ह्यूमन बॉडी में जाएंगे तो वो ह्यूमन की बॉडी इन्फेक्ट कर देगी। तो ऐसी फ्लूक्स की स्पीशीज, ऐसी प्लैटीहेलमिन्थस की स्पीशीज जो कि दो होस्ट पे अपनी पूरी लाइफ गुजारती है, उसे डायजेनिक कहते हैं। और जो दो होस्ट पे गुजारती है वो मोस्टली इंटरनल पैरासाइट्स ही होते हैं। फिश के अंदर पैरासाइट, तो फिश का मीट हमने खाया तो हम में ट्रांसफर हो गया, तो वो इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं। मोनोजेनिक कौन से होते हैं? फिश की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाते हैं और उनका ब्लड सक कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्लड सक करके उनमें अपने पैरासाइट डाल के उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं और फिर उसकी बॉडी से हट जाते हैं, यानी कि उसके साथ साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास एक होस्ट पे करता है, उसे हम कहते हैं मोनोजेनिक। और ऐसा प्लैटीहेलमिन्थस के मेंबर जो कि दो होस्ट पे कंसिस्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डायजेनिक। एक पैरासाइट आसानी से इवॉल्व नहीं हो सकता। एक ऑर्गेनिज्म में कुछ एबिलिटीज होती है जिनकी बिना पे उसे पैरासाइट कहते हैं। जैसे हम मॉस्किटो की एग्जांपल लेते हैं, मॉस्किटो के पास क्या होते हैं? उसका स्टिंग, जिससे वो चुभोता है। स्टिंग के बगैर
मॉस्किटो हमें नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता, वो ब्लड सक उस स्टिंग से करता है, उसके अलावा अपने पैरासाइट उस स्टिंग के थ्रू डालता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुछ एडेप्टेशंस होती किसी भी पैरासाइट के, उसे हम कहते हैं पैरासिटिक मूड ऑफ लाइफ की एडेप्टेशन। तो ये इनका एक एवोल्यूशनरी, इनका कह सकते हैं आप एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। देखिए कैसे नाइडेरिया से बिल्कुल डिफरेंट एक स्पीशीज बन रही है, दैट इज अ फाइलम प्लैटीहेलमिंथस। अच्छा जी, एडेप्टेशन लाने के लिए इनके पास कुछ करेक्टर्स का होना बड़ा जरूरी है। पहली चीज, इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है। इनके कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि चिपकने के हुक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किसी भी होस्ट बॉडी पे स्टे करने के लिए बड़े जरूरी होते हैं। इनका मस्कुलर सिस्टम कोई नहीं मौजूद, और यहां पर अगेन नर्वस सिस्टम डिजेनरेट हो चुका है। फाइलम नाइडेरिया में था, यहां पे नर्वस सिस्टम नहीं है बल्कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है जी। उसके अलावा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, जितना सिंपल होगा वो उतना ज्यादा सर होस्ट बॉडी में सर्वाइव कर सकेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका कॉम्प्लेक्स होता है वो होस्ट बॉडी में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स का मतलब ये वो सिलेक्टेड चीजों पे सिलेक्टेड चीजें खाएगा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जितना सिंपल होगा वो उतनी चीजें इनटेक कर सकेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आपको मैंने बताया मोनोशियस है, गोनेड्स की अपीयरेंस है। अगर ये गोनेड्स एक ऐसे गोनेड्स जो कि मेल गैमीट्स बना रहे हैं और एक ऐसे गोनेड्स जो कि फीमेल गैमीट्स बना रहे हैं, तो ये बेसिकली एक न्यू अपीयरेंस थी प्लैटीहेलमिंथस के अंदर। और इनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसी टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी किसी और ऑर्गेनिज्म ने इससे पहले दिखाई ही नहीं कि कोई एक होस्ट पे सरवाइव करें, एक से ज्यादा होस्ट पे सरवाइव करे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं फाइलम प्लैटीहेलमिंथस की फाइलोजेनी पे। फाइलोजेनी के साथ साथ मैं इसकी एग्जांपल्स को भी आपके सामने बताऊंगी। तो अकॉर्डिंग टू द फाइलोजेनी ऑफ फाइलम प्लैटीहेलमिंथस, यहां पे हमारे पास फाइलम प्लैटीहेलमिंथस के 3 क्लासेस दिखती हैं, ट्यूबुलेरिया, ट्रीमेटोडा, सेस्टोडा। ठीक है जी, दोबारा से मैं बता देती, ट्यूबुलेरिया, ट्रीमेटोडा, सेस्टोडा। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन हुई है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कि वो एक्टो है पैरासाइट, एंडो पैरासाइट है, फ्री लिविंग है, यानी कि वो नहीं कहते स्लाइटली डिपेंडेंट और टोटल डिपेंडेंट पैरासाइट और पार्शियल डिपेंडेंट पैरासाइट्स, उनकी बेस पे हमने प्लैटीहेलमिंथस के तीनों को किया है। और ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ पैरासिटिक मूड, उस बेस पे हमने प्लैटीहेलमिंथस की क्लासेस को डिवाइड किया। यहां तक सबका सेम जा रहा था कि भाई बायलेटरल सिमेट्री है, फ्री लिविंग है, ठीक है जी, मोनोशियस है, कॉम्प्लेक्स टाइप का रिप्रोडक्टिव, सबकी सेम जा रही थी फाइलोजेनी। लेकिन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के जो फ्री लिविंग शो करें, फ्री लिविंग डिपेंडेंट पैरासाइट्स नहीं होते। फ्री लिविंग का मतलब है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे जाके अटैच होगा, अगर अटैच हुआ ठीक है, नहीं उसे पैरासाइट मिला तो वो मर नहीं जाएगा, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे जाके वहां से फूड इनटेक करना शुरू हो जाएगा। तो उसमें जो हमारे पास एग्जांपल आती है वो आती है टर्बिलेरिया। ठीक है जी। टर्बिलेरिया में हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसे हम कहते हैं ड्यूजेसिया, और ड्यूजेसिया जो है उसका कॉमन नेम है प्लेनेरिया। ये व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ फ्री स्विमिंग पैरासाइट। ठीक है जी, तो इसे हम कहते हैं टर्बुलेरिया। नेक्स्ट ट्रीमेटोडा, इनकी जो अच्छा, प्लैटीहेलमिंथस में कुछ ऐसे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनकी जो माउथ की शेप है वो बेसिकली मॉडिफाइड हो चुकी है, और वो सक करने के लिए, जैसे नहीं ब्लड सक करने के लिए वो उनकी मुंह की मॉडिफिकेशन हुई है, माउथ की मॉडिफिकेशन हुई है, जो कि उन्होंने ड्यूजेसिया प्लेनेरिया के उसमें नहीं देखी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर जो ये ऐसा स्ट्रक्चर वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को एक
क्लास में रखा गया, दैट इज कॉल्ड ट्रीमेटोडा। ट्रीमेटोडा की जो एग्जांपल हमारे पास है वो कहलाता है फेस्यूला हेपाटिका। फेस्यूला हेपाटिका शीप लिवर फ्लूइड भी कहते हैं। ये ज्यादातर जो शीप्स होते हैं उनके लिवर में, यानी एंडोपैरासाइट है, ठीक है, एक्टो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जो फ्लूइड है फेस्यूला, फेस्यूला हेपाटिका कौन सा है, लिवर फ्लूक है, शीप लिवर फ्लूक है। तो ये जो लिवर फ्लूक है ये बेसिकली शीप के लिवर में जाके अटैक करता है और वहां से उसको फूड अपना इंटेक करता है और उसको लिवर को डैमेज करता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो फेस्यूला हेपाटिका है वो बेसिकली वो हमारे पास एंडोपैरासाइट है। उसके अलावा कुछ एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं जिसे हम शिस्टोमा, ठीक है जी। शिस्टोमा इज बेसिकली एक्टोपैरासाइट। इसका भी काम क्या होता है, ब्लड सक करता है। आप इसको अदर देन फेस्यूला हेपाटिका अपनी बुक के अंदर आप लोग लिख सकते हैं। और जो शिस्टोमा का स्ट्रक्चर होता है ना वो भी लीवर फ्लूक की तरह होता है, ठीक है। तो और ये जो शिस्टोमा है ये कहां जाके अटैक करता है, फेस्यूला तो चलो लिवर को अटैक करता है ना, शिस्टोमा यूरिनरी ट्रैक्ट और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, ठीक है। और ये ह्यूमन में भी दिखती है डिजीज, शिस्टोमा पैरासाइट जो है वो ह्यूमन में भी दिखता है। अब प्लेटिहेल्मिन्थस के कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो कि कंप्लीटली एंडो थे, एंडो पैरासाइट, अंदर रहते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, रिबन लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्लूड इन टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सोलियम भी होता है, SOLLIEUM, और टीनिया सेजिनेटा भी होता है। इन्हें बीफ टेप वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। टीनिया सेजिनेटा, बीफ टेप वॉर्म, टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। ऐसा प्लेटिहेल्मिन्थस जो कि इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, टेप वॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग ना इससे कंफ्यूज मत होना। वो जो बोलते हैं नहीं बच्चों के अंदर पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो हमारे पास एस्कैरिस होते हैं, ठीक है। वो टीनिया सेजिनेटा वगैरह नहीं होते, वो एस्कैरिस होते हैं जो कि हम नेक्स्ट फाइलम में डिस्कस करेंगे, एसेल्मिन्थस में आते हैं। ये जो टीनिया सोलियम और इकाइनोकोकस है ये बेसिकली थ्रेड लाइक इनकी स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट बॉडी होती है, टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ज्यादातर इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं, ठीक है। किसको डैमेज करते हैं, इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं। और ये ज्यादातर हमें मैमल्स में दिखते हैं जो हमारे पास रोडेंट्स होते हैं, जो आप लोगों को बकरा ईद में बहुत सारे दिखे, शीप, गोट, ठीक है, काओ, इन सब में इनकी इंटेस्टाइन में, इनके लिवर पे जो है ये इनटेक कहां से करते हैं, ये बेसिकली अच्छा जैसे ये बेसिकली मेसी इन्वायरमेंट से अगर जैसे फूड में मिल गया और वो फूड के थ्रू उसने अंदर आया, बॉडी के अंदर आया, और अंदर आने के बाद उसने मल्टीप्लिकेशन की और उस पर्टिकुलर ऑर्गेन को डैमेज करना शुरू कर दिया। अगर फेस्यूला होगा तो वो लिवर को डैमेज करेगा, अगर टीनिया होगा तो वो इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी पैरासिटिक एडेप्टेशन की बेस पे, इनके एक्टो और एंडो यानी इनके हैबिटेट की बेस पे इनको जो डिवाइड किया गया प्लेटिहेल्मिन्थस के, वो तीन उसमें डिवाइड किया गया, क्लास टर्बिलेरिया, क्लास ट्रीमाटोडा और क्लास सिस्टोडा। मैंने दो एग्जांपल्स दे दिए एंड 2 एग्जांपल्स इज इनफ फॉर ईच क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है जी। अब हम यहां इसके एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन प्लेटिहेल्मिन्थस को एक समराइज करके एंड करते हैं। मैं इसके एक मेंबर को आपके सामने दिखाती हुई आप लोगों को बताती हूं, ठीक है। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थस की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पहली, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब है एक ही ओपनिंग है। जिसकी एक ओपनिंग होती है ना, जो माउथ के तौर पे भी एक्ट करता है, एनस के तौर पे भी एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि फाइलम नाइडेरिया में मौजूद नहीं था, फाइलम नाइडेरिया में नहीं था। यहां पर एवोल्यूशनरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका है प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है जी। नर्वस, अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम उसमें नर्वनेट मौजूद था। यहां पे इसका जो नर्वस सिस्टम होगा वो बेसिकली गैंग्लियंस पे कंसिस्ट करेगा,
और आपको पता है व्हाट इज अ गैंग्लिया? गैंग्लिया इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन, यानी कि बेसिकली अब नर्व सेल्स भी बनना शुरू हो चुके हैं। यहां तो सिर्फ नर्व नेट था ना, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखें, ये नर्व नेट था, इसमें कोई सेल नहीं थे। अब ये क्या हुआ, अब इसने सेल्स दिखाना शुरू किए। अब इस सेल्स को हम कहते हैं गैंग्लियन। ये गैंग्लियन हमें इसमें दिखता है। एंड व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटिहेलमिन्थस? प्लेटिहेलमिन्थस पैरासिटिक फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, रोडेंट्स के लिए, जो हमारे पास कैटल्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ये इनके लिवर को डैमेज करता है, इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, ठीक है। और कुछ जो है वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, ब्लड सक करते हैं, और उनको हम कॉमनली कहते हैं ब्लड फ्लूक, ठीक है, जो बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स हैं। और वो ज्यादातर हमारे पास किन में दिखते हैं, किस क्लास में दिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्टोसाइट ट्रीमेटोडा में, क्योंकि ट्रीमेटोडा में एक्टो भी दिखते हैं, एंडो भी दिखते हैं। टर्बुलेरिया फ्री लिविंग, ट्रीमेटोडा एक्टो भी है, एंडो भी है, और सेस्टोडा सिर्फ एंडो है। सो ये है हमारे पास फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस।